बैंक की गलती से तुम्हारे अकाउंट में आए 8 करोड़ रुपए तुमने एक ही झटके में अधूरे पड़े बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स खरीदने में लगा दिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमने बैंक से 8,000 रुपए का लोन लेने के लिए 365 बार अप्लाई किया था और हर बार रिजेक्ट हो गए थे। लेकिन तभी अचानक तुम्हारे फोन पर मैसेज आया कि बैंक की गलती से तुम्हारे अकाउंट में पूरे 8 करोड़ रुपए ट्रांसफर हो गए हैं। मैसेज में यह भी लिखा था कि पैसे भेजने वाला जिजिंग इंजीनियरिंग है, जिसने भी ऐसे पैसे इस्तेमाल किए हैं वह जानता है कि इस पैसे को छूना भी नहीं चाहिए। एक बार इस्तेमाल किया तो सीधा जेल जाना पड़ सकता है। तभी अचानक तुम्हारा डेट रिपेमेंट सिस्टम अवेकन हो गया। इस सिस्टम के मुताबिक 1 महीने तक 10,000 रुपए का कर्ज बाकी रहने पर तुम्हें 1 पॉइंट मिलता था। सिस्टम के अंदर मौजूद वे टेक्नोलॉजीज देखकर जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती थी, तुम्हारा मन डगमगा गया। तुमने सोचना शुरू किया, अगर हर महीने 8,000 रुपए का डेट रहे तो साल भर में 96,000 रुपए बनेंगे। अगर कुछ साल जेल में रहना पड़ा तो बदले में लाखों पॉइंट्स मिल जाएंगे। बस किसी भी तरह इस पैसे को बचाकर रखना था। ये तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी जैसी चीज थी। अगर सच में जेल भी जाना पड़ा तो उन टेक्नोलॉजीज के बदले अपनी सजा कम करवा सकते थे। शायद जेल से निकलते ही ड्रैगन किंग की तरह फुल लेवल पर पहुंचकर सीधे टेक्नोलॉजी एम्पायर खड़ा कर देते। अब तुम सोचने लगे कि इस पैसे को कैसे बचाया जाए और 8 करोड़ रुपए सबसे तेज तरीके से कैसे खर्च किए जाए। सीधा ट्रांसफर करना संभव नहीं था। सामान्य तरीके से खर्च करने पर भी बैंक पैसे वापस ले सकता था। कार या हाउस खरीदने में बहुत समय लगता और वह पैसा भी रिकवर किया जा सकता था। अचानक तुम्हारी आंखें चमक उठी। अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स खरीदो। उन डेवलपर्स पर पहले से ही बेहिसाब कर्ज था, कई तो लगभग बर्बाद होने की हालत में थे। अगर यह पैसा उनके हाथ में पहुंच गया तो 5 मिनट भी नहीं लगेंगे और पूरा पैसा हवा हो जाएगा। आखिर उनसे पैसा वसूलने वाले लोग कम तो थे नहीं। बैंक अगर ऐसे लोगों से पैसा वापस लेने निकले तो लगभग नामुमकिन था। और सबसे बड़ी बात, अगर डेवलपर के हाथ में पैसा आ गया तो शायद वह अपना कर्ज चुकाकर प्रोजेक्ट फिर से शुरू कर देगा। अगर उसने कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू कर दी तो प्रोजेक्ट अधूरा नहीं रहेगा, बल्कि शायद प्रॉफिट भी हो जाएगा। और अगर डेवलपर पैसे लेकर भाग भी गया तो तुम्हारे पॉइंट्स तो मिल ही जाएंगे। पॉइंट्स मिल गए तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं था। ज्यादा से ज्यादा जेल जाना पड़ेगा या बाद में ये 8 करोड़ रुपए वापस चुका दोगे। आज महीने की 21 तारीख थी। बस 9 दिन तक मामला लटक गया तो तुम्हें पूरे 8,000 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तुमने तुरंत आसपास के अधूरे प्रोजेक्ट सर्च किए और फोन उठाकर सेल्स ऑफिस में कॉल कर दिया। हेलो, एक मधुर महिला की आवाज सुनाई दी। मुझे हाउस खरीदना है। सॉरी सर, आपने क्या कहा? सामने वाली बेहद हैरान थी। मुझे लगता है कि तुम्हारे बॉस ये मुश्किल पार कर लेंगे। मुझे हाउस खरीदना है और एक नहीं, कई हाउसेस खरीदने हैं। अभी तुम्हारी प्रॉपर्टी की प्राइस काफी कम होगी, है ना? अपने बॉस से पूछो। जी सर। सर कृपया थोड़ा होल्ड कीजिए। उसे अभी यकीन नहीं हो रहा था। कोई हमारी प्रॉपर्टी में फ्यूचर वैल्यू देख रहा है? तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? मजाक? अरे मैं तो खुद मरने की कगार पर हूँ। वांग रियल एस्टेट के मालिक वांग याओजू के चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। सच में बॉस वांग? वो कह रहा है कि कई हाउसेस खरीदना चाहता है और मौजूदा प्राइस पूछ रहा है। उसका नंबर मुझे दो। बेवकूफ कस्टमर्स तो बहुत देखे हैं, लेकिन खुद चलकर मौत खरीदने आने वाला पहली बार देखा है। ये आदमी तो 1949 में कुमिंतांग आर्मी ज्वाइन करने वालों से भी ज्यादा अजीब है। वांग याओजू हल्का सा हंसा। कुछ ही देर बाद एक अननोन नंबर का कॉल आया। हेलो, क्या हाउस खरीदने वाले आप ही हैं? वांग याओजू की आवाज शक से भरी हुई थी। हाँ, मैं ही हूँ। मैं हेंग्या लानक्सुआन प्रोजेक्ट की मौजूदा प्राइस जानना चाहता हूँ। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम कोई चाल नहीं चल रहे? मैं तुम्हें साफ साफ बता देता हूँ, अगर तुम मुझसे कोई अंदर की इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हो तो मैं खुद बता देता हूँ। बैंक का 30 करोड़ रुपए का लोन अब मैच्योर होने वाला है। जहाँ जहाँ से उधार मिल सकता था सब जगह से ले चुका हूँ, लेकिन फिर भी हाथ में इतना पैसा नहीं है कि लोन चुका सकूं। मैंने तो प्रोजेक्ट बेचने की तैयारी भी कर ली है। अगर तुम ओनर हो तो हाउस के अधूरे रहने की चिंता मत करो। यूनहाई ग्रुप हेंग्या लानक्सुआन को एक्वायर कर लेगा, लेकिन तब शायद तुम्हें नई कंपनी को एक्स्ट्रा पेमेंट भी करनी पड़े। प्रोजेक्ट आगे बनता रहेगा। फिर भी वांग याओजू की आवाज में शक बना हुआ था। यूनहाई ग्रुप? तुमने हल्के से भौं उठाई। तुमने पहले ही सुन रखा था कि की फैमिली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में आने की तैयारी कर रही है। आज पता चला कि ये बात सच थी और वे चालें भी चल रहे थे। तुम्हारे होंठों पर हल्की टेढ़ी मुस्कान आ गई। अब तो मजा आने वाला था। बॉस वांग, पूछिए, क्या तुम्हें डर है? उन्होंने मेरे खिलाफ जाल बिछा दिया है, लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? बॉस वांग गुस्से में गालियां देता रहा, मगर पूरी तरह बेबस था। छोटे भाई, अगर तुमने उनसे कांटेक्ट भी कर लिया हो तब भी मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन एक बात का भरोसा रखो, मैं वांग हमेशा ईमानदारी से बिजनेस करता हूँ। मेरे पहले बनाए हुए प्रोजेक्ट्स की रेपुटेशन भी बहुत अच्छी है। चाहो तो जाकर पूछ सकते हो। इस बार बस मेरी किस्मत खराब है, मुझे इसे स्वीकार करना ही पड़ेगा, चाहे तुम मुझे अभी मार भी दो। मैं इतनी जल्दी हाउस बनाने के लिए पैसा नहीं निकाल सकता। तुम ओनर हो, है ना? कुछ साल बाद मैं ये बात नहीं भूलूंगा। 2 साल बाद तुम लोगों ने यूनहाई ग्रुप को जितना भी एक्स्ट्रा पेमेंट दिया होगा मैं सब वापस कर दूंगा। ये आदमी सचमुच जमीर वाला निकला। तुम मन ही मन हैरान रह गए। मेरे पास आओ, मेरे पास एक रकम है। मैं सच में हाउस खरीदना चाहता हूँ। शायद ये पैसा तुम्हारी मदद कर सके। छोटे भाई, मान लो तुम 10 हाउसेस भी खरीद लो, उससे क्या होगा? सच कहूँ, ये सिर्फ ये पैसे का मामला नहीं है। बॉस वांग कड़वी मुस्कान के साथ बोला। मेरे पास 8 करोड़ है। तुमने शांत स्वर में कहा। क्या 8 करोड़? क्या तुम सच कह रहे हो? अगर सच में तुम्हारे पास 8 करोड़ है तो मैं तुम्हें पूरी की पूरी एक बिल्डिंग बेच दूंगा। 11 फ्लोर, 2 यूनिट्स, कुल 44 फ्लैट्स, साथ में पार्किंग स्पेस और स्टोरेज रूम भी फ्री। लेकिन पहले ही साफ कर दूं, ये सिर्फ पैसों का मामला नहीं है। ये कुछ लोगों को नाराज करने वाली बात है। सचमुच ये तो आत्महत्या वाली डिस्काउंट प्राइस थी। तुमने गहरी सांस ली। हालांकि यह सोसाइटी थोड़ी दूर थी, लेकिन उसका फ्यूचर काफी अच्छा था। जब दूसरे लोगों ने खरीदा था तब एक फ्लैट की प्राइस 26 लाख रुपए से भी ज्यादा थी। अब पूरी बिल्डिंग सिर्फ 1 करोड़
1,82,00,000 से भी कम में मिल रही थी। ऊपर से पार्किंग और स्टोरेज रूम भी फ्री, यानी लगभग 40% डिस्काउंट। जहाँ तक किसी को नाराज करने की बात थी, तुम्हें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मेरे सिर्फ 2 सवाल हैं। तुम उठकर कमरे में टहलने लगे। योंगचेंग बैंक में तुम्हारी कोई पहचान है? क्या अभी तुरंत लार्ज ट्रांसफर कराया जा सकता है? हाँ। बॉस वांग ने सिर हिलाया। जो लोन चुकाना है वह हेड ऑफिस से ही लिया गया था। वे लोग अभी बहुत दबाव बना रहे हैं। आधी रात को भी हो तो ट्रांसफर की परमिशन दे देंगे। दूसरा सवाल, अगर बाद में ये पैसा वापस रिकवर करने की कोशिश हुई, क्या तुम इसे बचा पाओगे? बॉस वांग कुछ पल के लिए चुप रह गया, फिर बोला, छोटे भाई, ये तो इल्लीगल मनी है। क्या ये इल्लीगल है या नहीं? तुम्हारे लिए क्या सच में उससे फर्क पड़ता है? तुमने उल्टा सवाल किया। सही कह रहे हो। बॉस वांग कुछ देर सोचता रहा। 8 करोड़, ठीक है, मैं संभाल लूंगा। डील कब करेंगे? अभी, इसी वक्त। 1 मिनट भी देर हुई तो रिस्क बढ़ जाएगा। तुमने अपना एड्रेस बता दिया और फोन रख दिया। 15 मिनट बाद डोर बेल बजी। दरवाजा खोलते ही तुम्हारे सामने एक मोटा आदमी खड़ा था। उसके पीछे 2 लोग और थे। शायद उसे डर था कि कहीं उसके साथ फ्रॉड ना हो जाए, इसलिए बॉडीगार्ड्स भी साथ लाया था। तुमने बिना कुछ कहे अपना बैंक कार्ड उसकी तरफ बढ़ा दिया। बॉस वांग, अब सब तुम्हारे भरोसे हैं। बॉस वांग की शक्ल सूरत बिल्कुल साधारण थी। कपड़े भी बेतरतीब थे। लगता था सिर तक धोने का समय नहीं मिला। मुझ पर छोड़ दो। वह बैठ गया। सबसे पहले उसने तुम्हारे कार्ड का बैलेंस चेक किया, फिर फोन निकालकर कॉल्स करना शुरू कर दिया। हेलो ब्रदर लियू, हाँ पैसा मिल गया है, अभी लोन चुका देता हूँ, बस आधा घंटा दे दो। और एक छोटा सा फेवर चाहिए। मेरे छोटे भाई ने मुझे पैसा भेजा है, लेकिन इसमें लार्ज ट्रांसफर की लिमिट आ रही है। जरा परमिशन खुलवा दो। थैंक्स। बाद में ड्रिंक्स मेरी तरफ से। कॉल खत्म होने के बाद उसने तुम्हारी तरफ हल्का सा सिर हिलाया। फिर उसने लगातार कई और कॉल्स किए। कियांगजी, तुम्हारी कंपनी का पैसा अभी ट्रांसफर करता हूँ, लेकिन उसके बाद मुझे फिर से लोन देना। चिंता मत करो, अब रास्ता मिल गया है, इस बार बच जाऊंगा। ब्रदर गो, हाँ अभी जिंदा हूँ, चिंता मत करो, बस एक रकम तुम्हारे अकाउंट से होकर गुजरनी है, ठीक है? रीपेमेंट और बोरोविंग के नाम पर, कोई दिक्कत नहीं, चिंता मत करना। ओल्ड लियू, एक मदद चाहिए, कुछ नहीं, बस अकाउंटिंग एंट्री करनी है। ठीक, बाद में मिलते हैं। लगातार कई कॉल्स करने के बाद तभी तुम्हारे फोन पर भी एक मैसेज आया। आपके द्वारा अप्लाई किया गया टेम्पोरेरी लार्ज ट्रांसफर फंक्शन सफलतापूर्वक एक्टिवेट हो गया है। कृपया 2 घंटे के भीतर पर्सनल लार्ज ट्रांसफर पूरा करें। ये फंक्शन ट्रांसफर सेक्शन में उपलब्ध रहेगा। हमारे बैंक पर विश्वास करने के लिए धन्यवाद। आपका बिजनेस लगातार तरक्की करे। फोन मुझे दो। बॉस वांग ने फोन लिया, बैंक एपीपी खोला, फिर तेजी से अपना अकाउंट नंबर डाला। कुछ ही देर में उसके फोन पर ट्रांसफर का कॉन्फर्मेशन मैसेज आ गया। उसने तुम्हारा फोन वापस किया, फिर अपने फोन में एपीपी खोलकर अलग अलग अकाउंट्स में अलग अलग अमाउंट ट्रांसफर करने लगा। कहीं कई लाख, कहीं 1 करोड़ से ज्यादा, और 2 अकाउंट्स में तो 2 करोड़ से भी ज्यादा भेजे गए। कुछ मिनट बाद लगातार मैसेज आने लगे। बॉस वांग ने फोन देखा। जो पैसे उसने भेजे थे वे सब अलग अलग अकाउंट से वापस लौट आए। बोरोविंग के नाम पर उसने वही पैसा कंपनी अकाउंट में जमा किया, फिर कंपनी अकाउंट से सीधे लोन रीपेमेंट कर दी। सब कुछ खत्म होने के बाद उसने कॉल रिकॉर्ड्स खोले और फिर एक कॉल लगाया। हेलो ब्रदर लियू, पैसा मिल गया? तो हमारा यह लोन अब पूरी तरह खत्म हो गया है ना? इस बार तो किसी नेक इंसान ने बचा लिया। ठीक है, तो नए लोन की बात ठीक 2 दिन बाद मिलकर बात करते हैं। दोनों कुछ देर और बातें करते रहे, फिर कॉल खत्म हो गई। बॉस वांग ने लंबी राहत की सांस ली। उसके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, लेकिन उसके माथे पर अब भी पसीना था। स्पष्ट था कि अभी कुछ देर पहले तक उस पर जबरदस्त मेंटल प्रेशर था। छोटे भाई, बहुत बहुत थैंक्स। आगे कभी भी मेरी जरूरत पड़े, बिना झिझक मुझे याद करना। उसने पसीना पोंछा। बॉडीगार्ड को इशारा किया। उसने एक डॉक्यूमेंट बैग लाकर दिया। बॉस वांग ने उसमें से कॉन्ट्रैक्ट्स का एक मोटा बंडल निकाला। देख लो, अगर सब ठीक लगे तो साइन कर देना। ये हेंग्या लंगशुआन की सबसे अच्छी लोकेशन वाली बिल्डिंग है। मैंने इसे जानबूझकर नहीं बेचा था। सोचा था जब प्रॉपर्टी प्राइस बढ़ेगी तब बेचूंगा, लेकिन अब सब कुछ छोटे भाई तुम्हारा है। इसे मेरी तरफ से थैंक यू गिफ्ट समझो। तुमने कॉन्ट्रैक्ट ज्यादा ध्यान से नहीं देखा। वैसे भी तुम्हें उसमें लिखा कुछ समझ नहीं आता था। तुम्हारे लिए सबसे जरूरी चीज सिर्फ पॉइंट्स थे। अगर कॉन्ट्रैक्ट नकली भी हुआ तो बैंक इस मोटे आदमी को कभी नहीं छोड़ेगा, और तुम्हारे लिए आगे की असली लड़ाई बैंक द्वारा पैसे रिकवर करने की कोशिश से निपटना थी। तुमने कॉन्ट्रैक्ट पर अपने साइन कर दिए और ऑफिशियल स्टैंप भी लगा दी। फिर दोनों ने कॉन्ट्रैक्ट की एक कॉपी अपने पास रख ली। इस तरह यह डील पूरी हो गई। छोटे भाई, तुम्हारे इस पैसे को लेकर मुझे बड़ी जिज्ञासा हो रही है। बॉस वांग झिझकते हुए बोला। पता नहीं पूछना सही होगा या नहीं, कोई खास बात नहीं है, तुमने शांत स्वर में कहा। बैंक ने गलती से मेरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया। क्या सच में? बॉस वांग को साफ तौर पर यकीन नहीं हुआ। तुमने फोन पर SMS खोलकर उसे दिखा दिया। मैसेज देखते ही ओल्ड वांग ने गहरी सांस ली और तुम्हारी तरफ अंगूठा उठाकर बोला, छोटे भाई कमाल हो तुम, सच में बहुत खतरनाक इंसान हो। इस काम के लिए तो सीधा जेल होगी। अब समझ आया कि तुम्हें किसी को नाराज करने से डर क्यों नहीं था। जरूरी नहीं कि मुझे जेल ही हो। तुमने अर्थपूर्ण मुस्कान के साथ कहा। अब यह पैसा मेरी कमाई बन चुका है। बैंक इस बात से इनकार नहीं कर सकता। मेरा पैसा तो खर्च हो चुका है। अब बैंक जिस पैसे के पीछे भागेगा वो तुम्हारे पास है। ओल्ड वांग भी तुरंत पूरी बात समझ गया। उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। सबसे बड़ी बात, लार्ज ट्रांसफर की परमिशन भी उसी ने खुलवाई थी। उफ, अब तो बड़ी मुसीबत हो गई। उसे पहले लगा था कि शायद तुमने सरकारी पैसा हड़पा होगा या विदेश से आया कोई पैसा होगा। ऐसे मामलों में कोर्ट केस चलता है और समय निकल जाता है। मैं चाहूँ तो मामला सालों तक लटका सकता था। तुम मेरा क्या बिगाड़ लेते, लेकिन यह तो बैंक का पैसा है, और वह भी लोकल बैंक का। अब तो सब खत्म हो गया। उसे अचानक पछतावा होने लगा। प्रोविंस वाले ब्रदर लियू भी इस मामले से बच नहीं पाएंगे। अब तो सबकी वॉट लग गई, और मैं भी बैंक से दोबारा लोन लेकर बिल्डिंग पूरी करने का सपना भूल जाऊं। सब कुछ बर्बाद हो गया। इतना नेगेटिव मत सोचो। तुमने दोबारा कहा, जरा अच्छे एंगल से सोचो। तुम मुसीबत में फंस गए। बैंक में जिन लोगों से तुम्हारी
पहचान है वे भी फंस गए। म्युनिसिपल प्रोजेक्ट का पैसा गायब हो गया। बैंक को तुरंत पैसा चाहिए, लेकिन पैसा कहाँ है? तुम्हारे पास भी तो नहीं है। इसलिए बैंक के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचेगा, वे तुम्हें फिर से लोन देंगे ताकि तुम कंस्ट्रक्शन जारी रख सको। बिल्डिंग पूरी होगी तभी पैसा वापस आएगा, तब सबकी जीत होगी, सब बच जाएंगे, कोई प्रोजेक्ट अधूरा नहीं रहेगा। तुम भी इस संकट से बाहर निकल जाओगे। और अगर यूनाई ग्रुप फिर तुम्हारे खिलाफ चाल चलेगा तो उसे पहले ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारे पीछे कौन कौन खड़ा है। बैंक, म्युनिसिपल डिपार्टमेंट और वे तमाम ओनर्स जो रोज हंगामा कर रहे हैं। यही सबसे अच्छा सोल्यूशन है। इस तरह सब स्टेबल रहेंगे। जब बिल्डिंग बनकर तैयार होगी तो मेरे खरीदे हुए इस पूरे ब्लॉक की प्राइस 2 गुनी हो जाएगी। बैंक सिर्फ अपना पैसा रिकवर नहीं करेगा बल्कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी कमाएगा। बताओ क्या वे ऐसा नहीं करेंगे? और अगर वे नहीं करेंगे तो कोई और जरूर आएगा जो आज के 8 करोड़ लगाकर 1 साल बाद 15 करोड़ कमाना चाहेगा। क्या मैं गलत कह रहा हूँ? जरूरी नहीं कि मुझे जेल हो, आखिर में सबका फ्यूचर उज्जवल होगा। वापसी के रास्ते में बॉस वांग अपनी मर्सिडीज की पिछली सीट पर बैठा लगातार तुम्हारे बारे में सोचता रहा। जितना सोचता उतना ही उसे लगता कि तुम बेहद रहस्यमय इंसान हो। कमाल, सच में कमाल। सिर्फ बैंक की एक गलती का फायदा उठाकर इस लड़के ने इतनी दूर तक प्लानिंग कर ली। आग से भी फायदा निकाल लेना ये कोई मामूली बात नहीं है। क्या वह सच में इतना खतरनाक है बॉस? पास बैठे बॉडीगार्ड ने जिज्ञासा से पूछा। बॉस वांग ने गंभीर स्वर में कहा, वह तुम्हारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक है। आज जो कुछ हुआ फिलहाल किसी को मत बताना, समझे? जी बॉस। एक पुराना लेकिन बेहद सलीकेदार चाइनीज स्टाइल का कोर्टयार्ड हाउस। एक लड़की जो अभी कुछ देर पहले तक पूरे कॉन्फिडेंस में थी, 1 मिनट से भी कम समय में पूरी तरह घबरा गई। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों हो? ऐसी कौन सी बात है जो खाना खाकर नहीं बता सकती? एप्रन पहने एक मध्यम उम्र का आदमी धीरे से बोला। उसके हाथ में अभी भी 2 प्लेट्स थीं। वह हल्की नाराजगी के साथ बोला, हर रोज कहती रहती हो कि मैं बिजी रहता हूँ, तुम्हें टाइम नहीं देता। आज मुश्किल से जल्दी घर आया और तुम्हारे लिए खुद 2 डिश बनाई और तुम मेरा ऐसा स्वागत कर रही हो। डैड, लड़की का चेहरा सफेद पड़ चुका था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। एक ट्रांसफर गलत अकाउंट में चला गया, पूरे 8 करोड़। मध्यम उम्र के आदमी ने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली, फिर बिल्कुल शांत स्वर में बोला, इससे सीख लो, काम हमेशा ध्यान से करना चाहिए। पैसा हवा में तो गायब नहीं हो जाएगा, वापस ले आएंगे। ज्यादा चिंता मत करो। अगर डांट पड़े तो चुपचाप सह लेना, उसे एक्सपीरियंस से समझना। अगर नौकरी चली भी गई तो दूसरी नौकरी कर लेना, उसमें भी क्या बड़ी बात है। किसी भी हाल में घबराना मत। घबराने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। पहले सोचो फिर कदम उठाओ। अरे बस भी कीजिए। पता है हर दिन लेक्चर देते रहते हैं। मैं चलती हूँ। लड़की ने सिर पकड़ लिया, जल्दी से शूज पहने, कार की उठाई और तेजी से बाहर निकल गई। उधर तुम्हारा फोन लगातार वाइब्रेट कर रहा था। तुमने अननोन नंबर देखा और स्पीकर मोड ऑन कर दिया। हेलो, उधर से घबराई हुई आवाज आई। उसके बोलने के अंदाज से साफ था कि वह मियानयांग की रहने वाली है। आवाज सुनकर लगा कि उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं होगी। मैं चेन यांग बोल रहा हूँ। तुमने कहा, हेलो मिस्टर चेन यांग, सॉरी आपको परेशान कर रही हूँ। 2 घंटे पहले मुझसे गलती से एक ट्रांसफर गलत अकाउंट में चला गया था। अभी मैंने चेक किया तो पता चला कि वह पैसा निकल चुका है। क्या मैं जान सकती हूँ आपने वो पैसा किस काम में इस्तेमाल किया? लड़की बहुत घबराई हुई थी, लेकिन उसका व्यवहार बेहद विनम्र था। तुम्हें उसके लिए थोड़ा अपराध बोध महसूस हुआ। लग रहा था कि इस गलती के बाद उसकी नौकरी शायद नहीं बचेगी। मैंने अधूरे पड़े फ्लैट्स खरीद लिए। हेंग्या लैंग्सजुआन प्रोजेक्ट। डेवलपर के पास कंस्ट्रक्शन जारी रखने के लिए पैसा नहीं था, इसलिए मैंने पूरे 8 करोड़ से उसके सारे फ्लैट्स खरीद लिए। अब उसके पास बिल्डिंग पूरी करने के लिए पैसा होगा। तुम चिंता मत करो, जब बिल्डिंग बन जाएगी मैं उसे बेच दूंगा। पैसा मिलते ही बैंक को वापस कर दूंगा। लड़की पूरी तरह सन्न रह गई। उसकी आवाज रोने जैसी हो गई। प्लीज मजाक मत कीजिए। कोई अधूरा प्रोजेक्ट भी खरीदता है क्या? अगर डेवलपर ने दोबारा कंस्ट्रक्शन ही नहीं किया तो तुम हंस पड़े। अगर उसने नहीं बनाया तो तुम लोग बना देना। तुमने उसे छेड़ते हुए हंसकर कहा, आखिर बैंक ने 8 करोड़ तो पहले ही दे दिए हैं, थोड़े और लगा देना। बायर बन जाना। बिल्डिंग पूरी होगी तो प्रॉफिट फिर भी मिलेगा। हम बैंक हैं, रियल एस्टेट कंपनी नहीं। लड़की लगभग रो पड़ी। उसी समय दूसरी तरफ अचानक काफी शोर सुनाई दिया। अगले ही पल फोन किसी और ने ले लिया। हेलो, मैं योंगचिंग ब्रांच का ब्रांच मैनेजर जाओ जांगुओ बोल रहा हूँ। मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, ये पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ है। ये इलीगल इनकम मानी जाएगी, तुम्हें जेल होगी। तो फिर आकर मुझे गिरफ्तार कर लो। तुमने बेहद शांत स्वर में कहा, जब मैंने ये सब किया था तभी जेल जाने की तैयारी भी कर ली थी। मेरा एड्रेस नोट कर लो, कल्चर स्ट्रीट, वुतोंग लेन, यूनिट 6, 6ठे फ्लोर, वेस्ट फ्लैट। पुलिस बुला लो। तो तुमने तय कर लिया है कि बैंक डिफॉल्टर बनना है? जाओ जांगो गुस्से से चिल्लाया। इतना एक्साइटेड मत होइए, एक्साइटमेंट से कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। आराम से सोचिए, अगर समझ ना आए तो सीधे पुलिस बुला लीजिए। सामने वाला तुम्हारा इशारा समझ ही नहीं पाया, इसलिए तुमने और कुछ नहीं कहा, सीधे कॉल काट दी। बहुत घमंडी है, हद से ज्यादा। योंगचिंग ब्रांच के मीटिंग रूम में हर किसी के चेहरे पर अलग अलग भाव थे। सिर्फ मियानयांग एक्सेंट वाली लड़की कुर्सी पर खोई सी बैठी थी। उसका चेहरा उतरा हुआ था और वह चिंता में डूबी हुई लग रही थी। मैनेजर, अब क्या करें? पुलिस को रिपोर्ट कर दें? नहीं, रुको। ब्रांच मैनेजर जाओ जांगो कुर्सी पर बैठे कुछ देर तक भौहें सिकोड़कर सोचते रहे, फिर अचानक बोले, सही है, इन्वेस्टिगेशन करो। एक आम आदमी इतना बड़ा अमाउंट ट्रांसफर नहीं कर सकता, जरूर किसी ने उसकी मदद की है। क्या बैंक के अंदर कोई इनसाइडर है? और एक काम करो, वांग याओजू के अकाउंट की भी पूरी जांच करो। देखो पैसा आखिर गया कहाँ है। जो भी कनेक्शंस इस्तेमाल करने पड़े करो। ये मामला अब छिपने वाला नहीं है, लेकिन अगर हम पूरा मामला साफ कर दें और पैसा रिकवर कर लें तो ऊपर वाले भी ज्यादा एक्शन नहीं लेंगे। हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा है, लेकिन आखिरकार ये सिर्फ एक गलत अकाउंट में ट्रांसफर होने का मामला है। जी, सभी ने सिर हिला दिया, लेकिन इनसाइडर वाली बात सुनते ही
सबके चेहरे बदल गए। अनजाने में सबकी नजर उस लड़की पर चली गई। लड़की का चेहरा भी एकदम सफेद पड़ गया। उससे सच में गलती हुई थी। ये सिर्फ एक वर्किंग मिस्टेक थी, लेकिन अगर उसके सिर पर इनसाइडर होने का आरोप लग गया तो वह सीधे इस केस की अकम्प्लिस मानी जाती। लेकिन इस समय उसकी हालत की परवाह करने वाला कोई नहीं था। जाओ जांगो ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। चलो शुरू हो जाओ सब लोग। कुछ ही देर में सारी रिपोर्ट्स जाओ जांगो के टेबल पर रख दी गईं। उन्होंने फाइल्स देखी और उनके चेहरे पर अविश्वास साफ दिखाई देने लगा। बाकी लोग भी बिल्कुल वैसे ही हैरान थे। ये आदमी पैसा अकाउंट में आने के 20 मिनट भी नहीं हुए और उसने तुरंत पूरा पैसा ट्रांसफर कर दिया। कितना डिसाइसिव है। मैनेजर, वांग याओजू के अकाउंट में पैसा आने के 1 मिनट के अंदर ही पूरा अमाउंट 8 अलग अलग कंपनी अकाउंट्स में ट्रांसफर कर दिया गया और उनमें से 2 कंपनीज कोई छोटी कंपनीज भी नहीं है। कुछ प्रोविंशियल कैपिटल की हैं और कुछ हमारी योंगचेंग की लोकल कंपनीज हैं। हमने फोन करके पूछा। उन्होंने बताया कि वो वांग याओजू द्वारा लौटाया गया डेट था। मैनेजर, वांग याओजू और उसकी कंपनी अकाउंट्स की इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि उन 8 कंपनीज ने कुछ ही मिनटों के अंदर बोरोविंग के नाम पर उसकी कंपनी को 8 बार पैसा वापस भेजा। कुल अमाउंट बिल्कुल 8 करोड़ था। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है मैनेजर, वांग याओजू की कंपनी को पैसा मिलने के 3 मिनट के अंदर ही उसने बैंक लोन रीपेमेंट के नाम पर पूरा अमाउंट हेड ऑफिस भेज दिया। उस लोन के इंचार्ज हेड ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट लियू हैं। मैनेजर, हमें और भी इंफॉर्मेशन मिली है। हेड ऑफिस से रिप्लाई आया है कि मिस्टर चेन यांग के अकाउंट पर टेम्पोररी लार्ज ट्रांसफर परमिशन वाइस प्रेसिडेंट लियू ने खुद फोन करके हेड ऑफिस के एक स्टाफ से खुलवाई थी। इस सब ने एक साथ ठंडी सांस ली तो इनसाइडर वाइस प्रेसिडेंट लियू निकले। सभी के चेहरे पर गहरा शॉक था। जाओ जांगो भी पूरी तरह सन्न रह गए। मतलब इनसाइडर तो हमारे ऊपर बैठा है। उन्होंने तुरंत अपना फोन उठाया और कॉल मिला दिया। वाइस प्रेसिडेंट लियू कभी उनके पुराने सीनियर रह चुके थे। वहीं से प्रमोशन लेकर हेड ऑफिस पहुंचे थे। अगर उनके साथ कुछ हुआ तो जो जियांगो भी नहीं बचने वाले थे। हेलो सर, आप मुसीबत में पड़ गए हैं। सच कह रहा हूँ, मैं मजाक नहीं कर रहा, ना ही आपको बददुआ दे रहा हूँ। बहुत बड़ा मामला हो गया है। 8 करोड़ जिस लार्ज ट्रांसफर की परमिशन आपने खुलवाई थी। जी, मैं आपके कॉल का इंतजार करता हूँ। कॉल खत्म हो गई। झाओ जियांगो धम्म से कुर्सी पर बैठ गए। उन्हें चक्कर सा आने लगा। सिर्फ गलत ट्रांसफर ही तो हुआ था, फिर इसमें इतने लोग कैसे फंस गए? पहले तो ऐसे केसेस में पैसा आसानी से रिकवर हो जाता था। योंगचेंग दोंगजियांग प्रोविंस की कैपिटल सिटी थी। हेड ऑफिस और ब्रांच ऑफिस दोनों वहीं मौजूद थे। हेड ऑफिस, वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस। वाइस प्रेसिडेंट लियू गुस्से से कांपते हुए फोन मिलाने लगे। गुस्से में उनका ब्लड प्रेशर लगभग फटने वाला था। हरामजादे, तूने आखिर किया क्या है? इल्लीगल मनी के लिए मुझसे लार्ज ट्रांसफर परमिशन खुलवा ली? पागल हो गया है क्या? उधर से बॉस वांग की शांत आवाज आई। पागल मैं हुआ हूँ ब्रदर लियू, ये मेरी जिंदगी बचाने का आखिरी रास्ता था। अब बताइए, क्या मैं सच में पागल हूँ? वाइस प्रेसिडेंट लियू कुछ देर चुप रहे। उनका सिर दर्द से फटने लगा। उन्हें समझ आ गया कि इस बार उनका सामना एक ऐसे आदमी से हुआ है जो जान की बाजी लगाने को तैयार है। लेकिन इसका मुझसे क्या लेना देना? तुम्हारा लोन रिजेक्ट करने वाला या तुम पर रिकवरी का प्रेशर डालने वाला कोई और वाइस प्रेसिडेंट था। उसका सरनेम जो है। मुझे फर्क नहीं पड़ता ये किसने किया। इस समय हम दोनों एक ही गड्ढे में गिर चुके हैं। अगर बचेंगे तो साथ बचेंगे और अगर मरेंगे तो साथ मरेंगे। बकवास बंद करो, वाइस प्रेसिडेंट लियू ने गुस्सा दबाते हुए कहा। अगर ये मामला बाहर चला गया तो सबसे पहले मैं खत्म हो जाऊंगा, समझे? नहीं, तुम्हारे पास अभी भी रास्ता है। बॉस वांग ने फोन पर वही पूरी प्लान दोबारा समझाई जो तुम्हारे दिमाग की थी। अब समझे, तुम पहले ही इस दलदल में उतर चुके हो। अब तुम्हारे पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। जरा ऐसे सोचो, अगर ये पूरी बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई तो उसकी वैल्यू 15 करोड़ होगी। अगर बिल्डिंग बैंक के हाथ में आती है तो तुम्हें बहुत बड़ा क्रेडिट मिलेगा। अगर किसी प्राइवेट बायर के हाथ में जाती है तो सिर्फ 1 साल में 7 करोड़ का साफ प्रॉफिट होगा। अब फैसला तुम्हें करना है। अगर ये मामला आराम से निकल गया तो मैं भी बच जाऊंगा, तुम भी बच जाओगे, योंगचेंग ब्रांच भी बच जाएगी, तुम्हारे लोग भी बच जाएंगे और आखिर में सबका फ्यूचर उज्जवल होगा। असल में बॉस वांग भी 8 करोड़ में पूरी बिल्डिंग बेचना नहीं चाहता था, लेकिन उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। यूनहाई ग्रुप का इन्फ्लुएंस बहुत बड़ा था। कोई भी उनसे दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता था। उसके लिए पहले जिंदा बचना ही सबसे जरूरी था। अगर तुम अचानक सामने नहीं आए होते तो उसका अंत पहले से तय था। वाइस प्रेसिडेंट लियू गहरी चुप्पी में डूब गए। अगर यह बात पहले की होती तो वाइस प्रेसिडेंट लियू कभी मदद करने को तैयार नहीं होते। आखिर कई करोड़ का प्रॉफिट कौन छोड़ना चाहता है? लेकिन अगर वह पैसा लेते तो सीधे यूनहाई ग्रुप से दुश्मनी मोल लेनी पड़ती और यूनहाई ग्रुप योंगचेंग की सबसे ताकतवर कंपनीज में से एक था। अब उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। मामले को इतना बड़ा बना दो कि और भी बड़े बड़े लोग इसमें फंस जाएं। अब उन्हें सबसे पहले खुद को बचाना था। चाहे अपनी जेब से पैसा लगाना पड़े, फिर भी खुद को बचाना जरूरी था। क्या वह लड़का कॉन्ट्रैक्ट ट्रांसफर करने को तैयार होगा? आखिर उसमें पूरे 7 करोड़ का प्रॉफिट है। तुम लोग भी पूरा प्रॉफिट अकेले तो नहीं कमा सकते, है ना? बॉस वांग ये सुनते ही समझ गए कि सामने वाला झुक चुका है। वह मुस्कुराकर बोले, कम से कम अब जेल तो नहीं जाना पड़ेगा और तुम्हारी मदद के बिना वह लड़का भी इतना प्रॉफिट नहीं कमा सकता। बैठकर बात की जा सकती है। थोड़ा कम प्रॉफिट ले लेगा या फिर उसकी कोई कंडीशन होगी। हर चीज पर बात हो सकती है। आखिर मामला यूनहाई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। वाइस प्रेसिडेंट लियू फिर से परेशान हो गए। तुम अच्छी तरह जानते हो हमारे प्रोविंस में यूनहाई ग्रुप की कितनी ताकत है। वो लोग सिर्फ उंगली हिलाए और तुम्हारी कंपनी लगभग बैंकरप्सी में पहुंच जाती है। इतना बड़ा प्रेशर मैं अकेला नहीं झेल सकता। मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए कि रिस्क लेना वर्थ इट हो। बॉस वांग ने शांत स्वर में कहा। अब जब सबको
को इस दलदल में उतार ही दिया है तो चाहे जितना मुश्किल हो सबको साथ निभाना पड़ेगा, वरना सिर्फ एक ही अंजाम है, सब खत्म। यही हमारा आखिरी मौका है। स्टेज तो उस लड़के ने पहले ही हमारे लिए तैयार कर दिया है। अगर अब भी मैं दांव नहीं लगाऊं तो क्या उस नौजवान के सामने मजाक नहीं बन जाऊंगा? सॉरी ब्रदर लियो, चलो अब सब कुछ दांव पर लगा ही देता हूँ। वाइस प्रेसिडेंट लियो ने जोर से टेबल पर हाथ मारा। मैं इस पोजीशन तक पहुंच चुका हूँ, क्या कोई मुझे यूं ही नौकरी से निकाल देगा? मेरे ऊपर भी बड़े लोग हैं, जरूर कोई ना कोई ऐसा मिलेगा जो इतना प्रेशर झेल सके और इस प्रॉफिट में इंटरेस्ट भी रखता हो। तुम्हारे जो लोन पहले अप्लाई किया था मैं उसे अप्रूव करता हूँ। ये काम पूरा होते ही पैसा तुम्हारे अकाउंट में पहुंच जाएगा। अब आगे सब तुम्हारे हाथ में है, चिंता मत करो। बॉस वांग खुलकर हंस पड़े। योंगचेंग में मेरी भी थोड़ी बहुत पहुंच है। यूनहाई ग्रुप ने इतने सालों में जो रेप्यूटेशन बनाई है इस बार सब मिट्टी में मिल जाएगी। दूसरे इंडस्ट्री में घुसना पहाड़ चढ़ने जितना मुश्किल होता है। एक मिनरल वाटर बेचने वाली कंपनी बिना सोचे समझे रियल एस्टेट में कूद पड़ी। इस इंडस्ट्री में उनकी कितनी फाउंडेशन है। बस अब इतना ही। वाइस प्रेसिडेंट लियू ने चिढ़कर फोन काट दिया। उन्होंने गहरी सांस ली, फिर गंभीर चेहरे के साथ दोबारा फोन उठाया और एक और कॉल मिलाई। योंगचेंग ब्रांच में जाओ जंगुओ ने कॉल खत्म की और राहत की सांस ली। फिर उन्होंने सामने बैठे सभी लोगों की ओर देखा। मीटिंग रूम में मौजूद हर व्यक्ति उनकी ओर टकटकी लगाए बैठा था। सब आंसर का इंतजार कर रहे थे। जाओ जंगुओ मुस्कुरा दिए। अब फैसला हो चुका है, कल सुबह को यहाँ आएगा, मैं खुद उसके साथ जाकर बात करूंगा। हमारी ब्रांच पर शायद इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आप सब घर जाइए, आज की ड्यूटी खत्म। बहुत बढ़िया, आखिरकार सब खत्म हुआ। सभी ने राहत की सांस ली और एक एक करके मीटिंग रूम से बाहर निकल गए। सिर्फ मियान यांग एक्सेंट वाली लड़की लू वांगशु वहीं खड़ी झाओ जियांगुओ को उम्मीद भरी नजरों से देखती रही। झाओ जियांगुओ कुछ देर सोचकर बोले, लू वांगशु तुम घर जाओ और अपनी गलती पर अच्छे से सोचो, इस घटना से सबक लेना। अगर यह मामला आराम से सुलझ गया तो तुम्हें कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर नहीं सुलझा। मैं समझ गई। लू वांगशु ने जल्दी जल्दी सिर हिलाया। मन ही मन उसने राहत की सांस ली। बाकी सब अब मायने नहीं रखता था, बस इतना काफी था कि उसे इनसाइडर या अकॉम्प्लिस नहीं माना गया। देर रात लू वांगशु अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटर चलाकर घर पहुंची। जूते बदलते ही उसने देखा कि ड्राइंग रूम की लाइट जल रही है। तभी उसकी नजर सोफा पर बैठे अपने पिता पर पड़ी। उनके हाथ में अब भी फोन था। पापा, लू वांगशु की आंखें भर आईं। उसे अपने पिता की चिंता देखकर सुकून भी मिला और मन का दुहक भी बाहर आने लगा। वह जाकर उनके पास बैठ गई। मध्यम उम्र के उस व्यक्ति ने हमेशा की तरह शांत स्वर में पूछा, मामला सुलझ गया? शायद, लेकिन अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ, उसने अनिश्चित स्वर में जवाब दिया। फिर लू वांगशु ने शुरुआत से लेकर अब तक हुई सारी घटनाएं अपने पिता को विस्तार से बता दी। मध्यम उम्र का आदमी कुछ पल सोचता रहा, फिर हल्का सा मुस्कुरा दिया। दिलचस्प, इस बार क्वी फैमिली की यूनहाई ग्रुप वाली ब्रांच की सारी प्लानिंग बेकार हो गई। वैसे ये अच्छी बात है। वांग रियल एस्टेट के बायर्स कई दिनों से प्रोटेस्ट कर रहे थे। अगर मामला खुद ही सुलझ जाए तो उससे बेहतर क्या होगा? आप हंस कैसे सकते हैं? मैं तो डर के मारे मर ही गई थी। आपको पता भी है, सबको लगा कि बैंक के अंदर कोई इनसाइडर है। मैं तो लगभग अकम्प्लिस बन ही गई थी। अगर मुझे अकम्प्लिस मान लिया जाता तो आपकी भी जिंदगी बर्बाद हो जाती। ऐसा कुछ नहीं होता। उसके पिता ने दबंग लहजे में आवाज ऊंची की, फिर मुस्कुराकर बेटी को धीरे से समझाया, ये मामला गहराई से जांचने पर टिक ही नहीं सकता, इसलिए बेफिक्र रहो। अब बस देखना ये है कि आगे क्या होता है। मुझे तो लगता है मेरी जॉब नहीं बचेगी। लू वांगशु ने लंबी सांस छोड़ी। उसके पिता मुस्कुराते हुए खड़े हो गए और बोले, जहाँ प्रॉफिट होता है वहाँ कोई ना कोई उसका फायदा उठाने जरूर आता है। अब तक कोई आगे नहीं आया था क्योंकि सब यूनहाई ग्रुप की रेपुटेशन से डरते थे, लेकिन अब एक बेहद बेखौफ नौजवान उनकी रेपुटेशन को मिट्टी में मिला चुका है। अब लोगों के मन में पहले जैसी हिचक नहीं रहेगी। वांग रियल एस्टेट ने सस्ती कीमत पर बिल्डिंग बेचकर काफी नुकसान उठाया है, लेकिन जान बचाने के सामने वह नुकसान कुछ भी नहीं। और वह लड़का, चाहे उसे एहसास हो या ना हो, उसने यूनहाई ग्रुप को पूरी तरह नाराज कर दिया है। अब आगे क्या होगा? आगे सब कुछ फिलहाल सामान्य हो जाएगा। यूनहाई ग्रुप का भारी नुकसान होगा। वांग रियल एस्टेट बड़ी जीत हासिल करेगा और वह लड़का, उसने प्रॉफिट कमाया या नुकसान, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वह खुद इसे कैसे देखता है। अगर यह सब सिर्फ किस्मत नहीं था तो उसके पीछे बहुत गहरी प्लानिंग छिपी है, और अगर यह सिर्फ एक संयोग भी था फिर भी उसने हालात का फायदा उठाकर आग से सोना निकाल लिया। इतना ही साबित करने के लिए काफी है कि वह लड़का बिल्कुल साधारण नहीं है। उसका दिमाग बहुत तेज है, काम करने का तरीका भी सबसे अलग है। वह सचमुच एक टैलेंट है और तुम बस इस पूरे मामले की बेगुनाह शिकार बनी हो। अब ज्यादा मत सोचो, जल्दी जाकर सो जाओ। लेट नाइट बिल्कुल नहीं। उधर अपने किराए के अपार्टमेंट में तुमने काफी देर तक इंतजार किया, लेकिन कोई पुलिस दरवाजे पर नहीं आई। तुम सब समझ गए। फिर ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया, जैसे तैसे खाना खाया, कई घंटों तक फोन पर इस दुनिया के बारे में जानकारी जुटाई और जल्दी सो गए। अगली सुबह कई दिनों बाद पहली बार तुम्हारी नींद अपने आप खुली। पूरे शरीर में ताजगी भरी हुई थी। फ्रेश होकर तुमने नूडल्स बनाए, नाश्ता किया और टीवी चालू कर दिया। टीवी पर मॉर्निंग न्यूज चल रही थी। हर चीज पहले की तरह शांत थी। देश में सब सामान्य दिखाई दे रहा था, मानो कल कुछ हुआ ही ना हो। तभी अचानक दरवाजे पर नॉक हुई। तुमने टीवी बंद किया और दरवाजा खोला। बाहर दो लोग खड़े थे, एक नौजवान और एक मध्यम उम्र का आदमी। नमस्ते, मेरा नाम हु ग्वांगयू है। पहचान करके खुशी हुई। उसने मुस्कुराते हुए हाथ बढ़ाया। वह दुबला पतला था, अच्छी फिट वाला सूट पहने हुए था और उसके चेहरे पर बेहद विनम्र स्माइल थी। नमस्ते। तुम मुस्कुराए और दोनों को अंदर आने का इशारा किया। दोनों ने किराए के इस साधारण कमरे को देखा। कमरा जितना साधारण था उतनी ही उनकी तुम्हारे प्रति जिज्ञासा
जिज्ञासा बढ़ गई। इतनी सादगी में रहने वाला आदमी इतना शांत कैसे रह सकता है? इसका कॉन्फिडेंस आखिर कहाँ से आता है? दोनों मन ही मन हैरान थे, साथ ही थोड़ा चिंतित भी हो गए। उन्हें महसूस हुआ कि ऐसे इंसान के साथ होने वाली नेगोशिएशन शायद बिल्कुल आसान नहीं होगी। बैठिए। तुमने दोनों को बैठने का इशारा किया। क्या पियेंगे? एक ग्लास सादा पानी ही ठीक रहेगा, हु गुआंग्यू ने आदतन कह दिया। लेकिन आधी बात कहते ही उन्हें एहसास हुआ कि इस साधारण किराए के कमरे में कॉफी मांगना तुम्हें मुश्किल में डालने जैसा होगा। पानी उबाला नहीं है। तुमने केटल की ओर देखा, फिर सोफे के पास रखी 2 बड़ी बॉटल्स आइस टी की उठाकर उनके सामने रख दी और मुस्कुराकर बोले, चाय पीजिए, फैमिली पैक है, ज्यादा वैल्यू फॉर मनी। जाओ जांगो कुछ पल चुप रह गए। क्या इसे भी चाय कहते हैं? लेकिन हु गुआंग्यू हंसते हुए बोले, जब मैं स्टूडेंट था तब मैं भी यही पिया करता था, कई साल हो गए, आज फिर यही सही। सच कहें तो ची यूमिंग जैसे अमीर घर के बिगड़े बिजनेस सक्सेसर की तुलना में हु गुआंग्यू कहीं ज्यादा मैच्योर और लोकी था। तुमने सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि आप दोनों सिर्फ आइस टी पीने आए हैं। जाओजांगो ने गंभीर स्वर में कहा, हम तुम्हारे हाथ में मौजूद उस बिल्डिंग के बारे में बात करने आए हैं। वह बिल्डिंग बैंक के पैसों से खरीदी गई है। भले ही पैसा गलती से ट्रांसफर हुआ हो, लेकिन कानूनी तौर पर वह इलीगल गेन माना जाता है। हमने इस पूरे मामले पर डिस्कशन किया है। अब जब गलती हो ही गई है तो हमारी कोशिश है कि उसे सबसे अच्छे तरीके से सुधारा जाए। नगर पालिका के पैसे हम दोबारा ट्रांसफर कर देंगे और यहीं पर यह मामला खत्म हो जाएगा। तुम्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा, लेकिन ये बिल्डिंग हमारी होगी। इसमें शायद कोई बहस की बात नहीं है ना? हे। ये सुनकर तुम मुस्कुरा दिए। तो फिर ऐसा करते हैं, मैं इसकी भरपाई कर देता हूँ, बिल्डिंग मेरी होगी। मैं किसी से तुम्हें 8 करोड़ दिलवा देता हूँ, मामला उसी तरह सुलझ जाएगा, है ना? जाओ। जांगो चुप हो गया। ठीक है अंकल, जाओ, अब और परखने की कोशिश मत कीजिए। हु गुआंग्यू ने माथा पकड़ते हुए बेबसी से कहा, भाई चेन भी कोई बेवकूफ नहीं है। 1 साल बाद 1.5 करोड़ नहीं, पूरे 15 करोड़ की होने वाली बिल्डिंग तुम्हें क्यों देंगे? और फिर अगर इस मामले की पूरी जांच हुई तो मुश्किल सिर्फ भाई चेन पर ही नहीं आएगी। मैं इस बार मुख्य रूप से आपकी और अंकल लियू की परेशानी हल करने आया हूँ। प्रॉफिट मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं है। अब हम सब एक ही नाव में बैठे हुए हैं। जब हम सब इस गलती की भरपाई करके मामला खत्म करना चाहते हैं तो खुलकर बात करते हैं। इतना कहकर उसने तुम्हारी तरफ देखा। भाई चेन, ये मामला यूनहाई ग्रुप से जुड़ा हुआ है। सिर्फ योंगचिंग ब्रांच और हेड ऑफिस के वाइस प्रेसिडेंट लियू इस दबाव को नहीं झेल पाएंगे। अगर तुम पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो आखिर में सबका नुकसान होगा। योंगचिंग ब्रांच फंसेगी, हेड ऑफिस में अंकल लियू अपनी कुर्सी खो देंगे, तुम जेल जाओगे, वांग याओजू को लोन नहीं मिलेगा और बिल्डिंग फिर से अधूरी ही पड़ी रहेगी। आखिर में फायदा सिर्फ यूनहाई ग्रुप का होगा। मेरे दादाजी इस दबाव को संभाल सकते हैं, लेकिन भले ही यह अंकल लियू और अंकल झाओ की मदद करने के लिए हो, आखिरकार इससे कुछ लोगों को नाराज तो करना ही पड़ेगा। अपनी शर्त बताओ, जब तक बहुत ज्यादा नहीं होगी मैं फैसला कर सकता हूँ। अब बात बनी। ये सुनकर तुम हल्का सा मुस्कुराए और झाओ जियानगो की ओर देखा। असल में मुझे इस बिल्डिंग में कोई दिलचस्पी नहीं है, मुझे तो कर्ज में दिलचस्पी है। ऐसा करते हैं, 8 करोड़, तुम मुझे 8 करोड़ उधार दे दो, ये बिल्डिंग तुम्हारी। अगले साल इसी समय जब बिल्डिंग बिकेगी तो 15 करोड़ हाथ में होंगे। मैं तुम्हारे 8 करोड़ मूलधन सहित ब्याज के साथ लौटा दूंगा। यानी प्रैक्टिकली मेरी कोई शर्त ही नहीं होगी, तुम सीधा प्रॉफिट कमाओगे। नामुमकिन, हु गुआंग्यू ने सिर हिलाते हुए बेबसी से कहा। ऐसा नहीं कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है, लेकिन सच यही है कि तुम्हें बिजनेस का कोई एक्सपीरियंस नहीं है। अगर मैं तुम्हें 8 करोड़ उधार दे दूं तो मुझे डर है कि शायद 8 लाख भी वापस न मिले। ऐसा करते हैं, मेरी शर्त भी सुन लो। 1 करोड़, मैं तुम्हें 1 करोड़ दूंगा। तुम बिल्डिंग मेरे नाम कर दो तो उसके बाद जो भी होगा उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं रहेगा। यानी बिना कुछ किए सीधे 1 करोड़ का प्रॉफिट। कैसा रहेगा? एक एक्सीडेंट और आग में हाथ डालकर करोड़ों की दौलत हासिल करना, तुम्हारा भी जबरदस्त फायदा होगा। अगर मेरी जगह कोई और होता तो पैसे दूसरी बात होते। सिर्फ इस किस्से को ही आधी जिंदगी तक लोगों को सुनाता रहता। 1 करोड़, तुम सोच में पड़ गए। ये रकम सच में कम नहीं थी, लेकिन ये कमाया हुआ पैसा था, उधार लिया हुआ कर्ज नहीं। इससे पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। पॉइंट्स के बिना टेक्नोलॉजी एक्सचेंज नहीं हो सकती। टेक्नोलॉजी के बिना इस 1 करोड़ का क्या फायदा? अगर सच में बिजनेस करने निकल पड़े तो वही सबसे बड़ी बेवकूफी होगी। हो सकता है कुछ ही समय में सब कुछ डूब जाए। तुम खुद को अच्छी तरह जानते थे, सीधी ताकत से सामने वाले को दबाकर ही अमीर बना जा सकता है। ईमानदारी से बिजनेस करोगे तो पक्का भारी नुकसान होगा। बिजनेस की दुनिया में चालाक लोगों से दिमागी खेल खेलना तुम्हारे लिए अभी बहुत जल्दी था और यूजर्स को धोखा देकर पैसा कमाने जैसा घटिया काम करने की भी कोई जरूरत नहीं थी। तुम्हारे सामने शानदार फ्यूचर पड़ा था, उसे गंदा करने की क्या जरूरत थी? दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े रहे। साफ था कि कोई भी दूसरे की शर्त से संतुष्ट नहीं था। मेरे पास एक तरीका है। अचानक झाओ जियानगो ने बात शुरू की। उसने एक आइडिया दिया। क्या तरीका? हु गुआंग्यू और तुम दोनों उसकी तरफ देखने लगे। बिल्डिंग तुम ले लो। झाओ जियानगो ने उंगली से हु गुआंग्यू की ओर इशारा किया, फिर तुम्हारी तरफ इशारा किया। और तुम 1 करोड़ ले लो। दोनों के चेहरे पर उलझन देखकर उसने तुरंत आगे कहा, उसके बाद असल बात उसके बाद की है। भाई चेन, तुम कोई इंडस्ट्री या बिजनेस खरीद लो, सबसे अच्छा ऐसा जिसकी वैल्यू का खूब प्रचार किया जा सके, लेकिन जिसे वेरीफाई करना आसान ना हो। फिर उसी इंडस्ट्री को मॉर्गेज रखकर हमारी बैंक से लोन ले लेना। हो सकता है। ये सुनकर तुमने भौहें उठाई। सुनने में ये तरीका ठीक लग रहा था, लेकिन असल में इसे लागू करना इतना आसान नहीं था। हो सकता है, झाओ जियानगो ने सिर हिलाकर कहा। अगर फैसला सिर्फ मेरे हाथ में होता तो 2 जान भी होती, तब भी मैं तुम्हारा लोन पास करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन ऊपर वाइस प्रेसिडेंट लियू हैं और उनसे भी ऊपर यंग मास्टर हु के दादाजी। इस मामले को संभाला जा सकता है। बस सब कुछ बहुत ज्यादा साफ नहीं दिखना चाहिए।
चाहिए तब कोई भी इसमें कमी नहीं निकाल पाएगा। लेकिन एक बात सबसे जरूरी है। अचानक हु गुआंग्यू ने तुम्हारी तरफ देखते हुए याद दिलाया, अगर तुमने ऐसा किया तो सच में तुम पर 8 करोड़ का कर्ज चढ़ जाएगा। ऐसे बिना पूंजी के बड़ा खेल खेलने वाले कॉन्ट्रैक्ट पर इंटरेस्ट भी बहुत ज्यादा होगा। अगर तुम सच में बहुत बड़ी दौलत खड़ी कर पाए तो ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ साधारण बिजनेस ही किया तो मैं सलाह दूंगा कि 2 बार सोच लेना। हो सकता है तुम्हारी कमाई सिर्फ इंटरेस्ट भरने के लिए भी काफी ना हो। कहीं सब बिगाड़ मत देना, वरना इस बार सच में जेल चले जाओगे। चिंता मत करो, मुझे पूरा भरोसा है। तुमने सिर हिलाया और अचानक झाओ जियानगो फिर बोला, मैं एक बात और जोड़ना चाहता हूँ। इतनी बड़ी रकम और तुम्हारे जैसे स्पेशल केस में मुझे कुछ गारंटी चाहिए, इसलिए तुम चाहे जो भी करो, अकाउंट संभालने वाला इंसान हमारी बैंक का ही होगा और तुम्हारी सुरक्षा के लिए हमारी बैंक तुम्हारे साथ 2 बॉडीगार्ड्स भी लगाएगी। उनकी सैलरी भी हम देंगे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर तुम्हारे बिजनेस में भारी नुकसान हुआ तो हम किसी भी समय तुमसे तुरंत पूरा लोन लौटाने की मांग कर सकते हैं। वाह, तुमने अनायास ही झाओ जियानगो को नए नजरिए से देखा। अकाउंट संभालने वाला तुम्हारा आदमी होगा, यानी मैं पैसे मनमर्जी से खर्च नहीं कर पाऊंगा, उन्हें सही तरीके से ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। बॉडीगार्ड्स भी तुम्हारे लोग होंगे जो मेरी रक्षा करेंगे या फिर मुझ पर नजर रखेंगे। डर है कि कहीं मैं भाग न जाऊं। यही एकमात्र तरीका है और यही सबसे उचित तरीका भी है जिससे तुम 8 करोड़ हासिल कर सकते हो। झाओ जियानगो कड़वी मुस्कान के साथ बोला, मुझे गलत मत समझना, अगर सारा पैसा डूब गया या तुम भाग गए तो मेरी बाकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। ठीक है, मैं मान गया। तुमने सिर हिलाया। तुम्हारे लिए ये शर्तें कोई मायने नहीं रखती थी। सबसे महत्वपूर्ण चीज थी महीने के आखिर में मिलने वाले पॉइंट्स, उनसे टेक्नोलॉजी एक्सचेंज करना और फिर पूरी तरह एक तरफा गेम शुरू करना। नुकसान नामुमकिन। टेक्नोलॉजी के दम पर डायमेंशन लेवल का क्रशिंग अटैक क्या होता है? तुम्हारे पास 2 हो, मेरे पास जोकर बॉम्ब। तुम्हारे पास 3 हो, मेरे पास जोकर बॉम्ब। तुम जो भी पत्ता निकालो, मेरे हाथ में सिर्फ जोकर बॉम्ब ही जोकर बॉम्ब है। ऐसा गेम मैं कैसे हार सकता हूँ? कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करते हैं। झाओ जियानगो ने देखा कि तुम मान गए हो तो उसने बिना कुछ और कहे पहले से तैयार कॉन्ट्रैक्ट निकाल लिया। फिर उसने एक सफेद कागज भी बाहर निकाला। तुम्हें बाद में मुकर जाने की चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक रिटन प्रॉमिस लिख देता हूँ। अगर मैं अपनी बात से पलटा तो तुम्हारे साथ मैं भी जेल जाऊंगा। इसके बाद उसने तेजी से लिखना शुरू किया। लिखने के बाद उसने उस पर अंगूठा लगाया, साइन किए और वह कागज तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। ध्यान रखना, ये चीज हमारे अलावा किसी दूसरे इंसान को पता नहीं चलनी चाहिए। पहले इसका कंटेंट देख लो। अगर तुम्हें ठीक लगे तो मैं इसे सील कर दूंगा और लोन पूरा होने के बाद तुम्हें इसे बिना खोले बिल्कुल उसी हालत में मुझे वापस लौटाना होगा। बीच में इसे किसी भी हालत में नहीं खोलना, क्योंकि मैं ये तय नहीं कर सकता कि तुम इसकी कॉपी करोगे या नहीं। झाओ जियानगो ने बेहद गंभीर लहजे में कहा। तुमने लिफाफा लेकर कुछ देर देखा, फिर सिर हिलाकर बोले, ठीक है, सील कर दीजिए। ये सुनकर झाओ जियानगो ने सिर हिलाया। उसने एक खास एनवलप निकाला, प्रॉमिस लेटर को मोड़कर उसके अंदर रखा और पूरी तरह सील कर दिया। तुम साफ देख सकते थे कि उसमें किसी खास तरह का ग्लू इस्तेमाल किया गया था, जिसकी गंध काफी तेज थी। सामान्य तरीके से उसे बिना एनवलप खराब किए बाहर निकालना लगभग नामुमकिन था। ठीक है, अब साइन करिए। उसने कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारी तरफ बढ़ा दिया। तुमने फटाफट अपना नाम साइन किया। फिर तुम और हु गुआंग्यू दोनों ने उस पर अपने अपने थंब इंप्रेशन लगा दिए। हैप्पी कून ऑपरेशन। हु गुआंग्यू ने राहत की लंबी सांस ली और तुम्हारे सामने ही 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। हैप्पी कोऑपरेशन। तुम उन्हें दरवाजे तक छोड़ने आए और दोनों के जाने तक वहीं खड़े रहे। यूनहाई ग्रुप। तुम्हारी भौहें हल्की सिकुड़ गईं। तुम अच्छी तरह समझ रहे थे कि इस पूरे खेल के बाद तुमने यूनहाई ग्रुप को पूरी तरह अपना दुश्मन बना लिया था। तुम्हारा पिछला अवतार खुद यूनहाई का एम्प्लॉय था, इसलिए उसे कंपनी के बारे में अच्छी जानकारी थी। यूनहाई ग्रुप कोई छोटी कंपनी नहीं थी, बल्कि कई इंडस्ट्रीज में फैला हुआ सैकड़ों करोड़ की मार्केट वैल्यू वाला देश के टॉप 500 प्राइवेट एंटरप्राइजेज में शामिल एक विशाल ग्रुप था। उसका मुख्य बिजनेस बेवरेजेस था, यानी मिनरल वाटर, फ्लेवर्ड सॉफ्ट ड्रिंक्स और फ्रूट जूस। इसके अलावा वह हेल्थ फूड, कैनेड फूड, स्नैक्स, इंस्टेंट नूडल्स, सेल्फ हीटिंग हॉट पॉट जैसी कई फूड कैटेगरीज में भी काम करता था। तुम्हारा पिछला अवतार फूड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में था और कन्वीनियंस फूड की रिसर्च और डेवलपमेंट करता था। जब उसने कंपनी ज्वाइन की थी तब यूनहाई ग्रुप मिल्क इंडस्ट्री और फाइनेंस सेक्टर में भी उतरना चाहता था, लेकिन वहां उसे इतना भारी नुकसान हुआ कि कंपनी की मार्केट वैल्यू लगभग आधी रह गई थी। कई साल बाद जाकर वह मुश्किल से फिर संभली थी। ऐसे में रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने का फैसला निश्चित ही ची परिवार के गुट वाले सीनियर एग्जीक्यूटिव्स ने लिया होगा। कुछ साल पहले प्रॉपर्टी प्राइसेस लगातार बढ़ रही थी, जिस कारण सरकार भी सतर्क हो गई थी। हर तरफ से नियंत्रण लगाए जा रहे थे ताकि कीमतें और न बढ़ें। रियल एस्टेट इंडस्ट्री लगभग ढलते हुए बिजनेस जैसी बन चुकी थी। ऐसे समय में इसमें कूदना या तो दिमाग खराब होने की निशानी थी या फिर आखिरी मौके का फायदा उठाकर जितना हो सके उतना पैसा बटोरने की कोशिश। वांग फैमिली रियल एस्टेट के हालात और यूनहाई ग्रुप के अंदरूनी संघर्ष को याद करते ही तुम्हें सब समझ आ गया। शायद दूसरी ही वजह थी, लेकिन अब जब दुश्मनी हो ही गई थी तो उसे यूं ही छोड़ना सही नहीं था। दूसरों के मेरे पास आने का इंतजार करना मेरी स्टाइल नहीं है। मैं पहले वार करूंगा। तुम्हारी नजर सिस्टम में मौजूद सबसे सस्ती टेक्नोलॉजीज पर गई। हेल्थी वाटर क्वालिटी एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी 5000 पॉइंट्स। टिप्पणी, मेरी मानो तो जीन प्यूरिफिकेशन लिक्विड खरीद लो। फूड एंड बेवरेज फॉर्मूला ऑप्टिमाइजेशन टेक्नोलॉजी 5000 पॉइंट्स। टिप्पणी, ये बढ़िया है, ये सच में बढ़िया है। आराम से जिंदगी जीते हुए लाइफ एंजॉय करो। अगर ये दोनों टेक्नोलॉजीज मिल जाएं तो यूनहाई ग्रुप को हराना बच्चों का खेल होगा। नहीं, असल में जिस
जिस पर हमला होगा वो तो वर्ल्ड क्लास बेवरेज ब्रांड्स होंगी। यूनहाई ग्रुप जैसी कंपनी तो बीच में फंसकर वैसे ही कुचल जाएगी। बस यही करेंगे। तुम्हारे चेहरे पर रहस्यमयी मुस्कान आई। तुमने मोबाइल निकाला और बैलेंस में पड़े 1 करोड़ रुपए देखे। फिर कॉन्टैक्ट लिस्ट में खोजते खोजते तुम्हें अपने एक पुराने क्लासमेट का नंबर मिल गया। हेलो गांग जी, सुना है तुम्हारा गांव लॉन्ग लाइफ विलेज के नाम से मशहूर है। वहाँ का वाटर क्वालिटी बहुत बढ़िया है और एक नेचुरल रिजर्वियर भी है। हाल ही में जॉब चली गई है। अपना बिजनेस शुरू करने की सोच रहा हूँ, इसलिए तुम्हारी तरफ घूमने आना चाहता हूँ। ठीक है, छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, बस समय निकालकर मुझे वहाँ घुमा देना। ठीक है, तो तय रहा। मैं अभी टिकट बुक करता हूँ, अभी निकलता हूँ। दोपहर में मिलते हैं। करीब 1 घंटे बाद तुम आराम से दरवाजा खोलते हो। दरवाजा खुलते ही तुम चौंक गए। बाहर 4 लोग खड़े थे। उनमें से एक व्यक्ति हाथ उठाकर नॉक करने ही वाला था कि दोनों पक्ष एक दूसरे को देखकर घबरा गए। अरे, तुमने सामने खड़े 2 हट्टे कट्टे आदमियों को देखा और तुरंत एक कदम पीछे हटे। तभी पीछे खड़े झाओ जियानगुओं पर नजर गई। प्रेसिडेंट झाओ, ये सब क्या है? तुमने राहत की सांस ली। झाओ जियानगुओ भी चौंक गया। वह कुछ कहने ही वाला था कि उसकी नजर तुम्हारे कंधे पर लटके बैग पर पड़ी। उसके चेहरे पर तुरंत शक उभर आया। तुम कहाँ जा रहे हो? उसे शक होना भी स्वाभाविक था। अब जब सब कुछ तय हो चुका था तो दुनिया में यूनहाई ग्रुप के बाद सबसे ज्यादा नुकसान उसी का होने वाला था। यंग मास्टर हु के सामने अच्छा इंप्रेशन बनाने के लिए उसने खुद आगे बढ़कर सारा बात का काम अपने ऊपर ले लिया था। यहाँ तक कि तुम्हारे लिए वो प्रॉमिस लेटर भी लिख दिया था। उस समय तो वह सिर्फ अपनी छवि सुधारने के बारे में सोच रहा था, लेकिन वापस जाकर जितना सोचता गया उतना ही डरता गया। सिर्फ दिखावा करने के चक्कर में उसने ऐसा सबूत खुद छोड़ दिया था जिससे वह खुद उम्र भर जेल में सड़ सकता था। क्या ये वाकई सही किया? उसने तुरंत अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके 2 ताकतवर रिटायर्ड सोल्जर्स बुलाए, फिर खुद एक योग्य अकाउंटेंट चुना। सबको लेकर वह जल्दी जल्दी यहाँ पहुंचा ताकि किसी भी इमरजेंसी से पहले तैयारी रहे। और आते ही उसने तुम्हें बैग लेकर बाहर निकलने की तैयारी करते देख लिया। तुम्हें वो 8 करोड़ नहीं चाहिए? जाओ जियानगुओ कांपती आवाज में पूछ बैठा। चाहिए तो? तुम हैरान हुए। फिर उसकी हालत देखकर तुरंत सब समझ गए और बेबसी से बोले, तो ये वही बॉडीगार्ड्स और अकाउंटेंट हैं जिन्हें तुमने भेजा है। तुम भी हद करते हो। अभी पैसे मिले भी नहीं और तुम पहले ही लोगों को लेकर आ गए। मेरी जेब में जो पैसे हैं वो मेरे अपने हैं, उनके अकाउंट संभालने की जरूरत नहीं है। जाओ जियानगुओ ने राहत की सांस ली और मुस्कुराते हुए बोला, वैसे भी अब बस कुछ ही दिनों की बात है। जैसे ही तुम तय कर लो कि कौन सा प्रोजेक्ट करना है और सारी तैयारी पूरी हो जाए, तुरंत अप्लाई कर देना। एप्लीकेशन आते ही लोन पास हो जाएगा। वैसे भी इन्हें फिक्स सैलरी मिलती है, जल्दी आए या देर से सैलरी तो बराबर ही मिलेगी। ये सब तो सिर्फ तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। हाँ, मुझे बेवकूफ मत बनाओ। तुम्हें मेरी नहीं, उस प्रॉमिस लेटर की सेफ्टी की चिंता है। तुमने बेबसी से कहा। मैं अपने एक पुराने क्लासमेट से मिलने जा रहा हूँ। उसके गाँव में एक प्रोजेक्ट देखने जाना है। अगर सब ठीक रहा तो बहुत जल्दी फैसला हो जाएगा। मैं भागने वाला नहीं हूँ। तुम बेकार की चिंता मत करो। असल में मुझसे ज्यादा जल्दी तो तुम्हें है। इन्हें साथ ले जाओ, सेफ भी रहेगा, कन्वीनियंट भी रहेगा, देखभाल करने वाला भी रहेगा और कोई भारी या गंदा काम होगा तो वही कर देंगे। इतना कहकर झाओ जियानगुओ ने चौथे व्यक्ति की ओर इशारा किया जो उसके बगल में खड़ी एक लड़की थी। तुमने उसकी तरफ देखा। लड़की अभी अभी जवानी की दहलीज पर पहुंची थी। उसके चेहरे पर हल्की बेबी फैट थी। उसने प्रोफेशनल सूट पहन रखा था। वह बेहद खूबसूरत, जवान और आकर्षक थी। उसकी खूबसूरती दिखावटी नहीं बल्कि जितना देखते जाओ उतनी निखरती हुई थी। वह सचमुच एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। वो गंदा और भारी काम करेगी? ओल्ड झाओ, तुम ये किस तरह का बदला ले रहे हो? तुम मन ही मन हैरान थे। उधर लड़की ने भी सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखों में जिज्ञासा के साथ हल्का गुस्सा भी झलक रहा था। नमस्ते, मेरा नाम लू वांगशु है। आज से मैं आपकी सेक्रेटरी, असिस्टेंट अकाउंटेंट और पर्सनल हाउसकीपर हूँ। हमारे प्रेसिडेंट का सिर्फ एक आदेश है, मैं हर समय आपके साथ रहूंगी। उम्मीद है आप इसे स्वीकार करेंगे। उसकी मुलायम आवाज गूंज उठी। असल में लू वांगशु मन ही मन यही चाहती थी कि तुम उसे मना कर दो। वह ऐसा काम बिल्कुल नहीं करना चाहती थी, लेकिन गलती उसी से हुई थी। झाओ जियानगुओ ने बिना उसे कोई मौका दिए सीधे उसी को चुन लिया था। जॉब छोड़ दूं? नहीं, गलती करके भाग जाना। घर जाकर पापा कई साल तक लेक्चर देंगे और अगर मैं जॉब छोड़कर भाग गई तो यह बात पूरे सर्कल में फैल जाएगी। तब तो मेरी पूरी रेपुटेशन खत्म हो जाएगी। रिश्तेदारों, दोस्तों और बेस्ट फ्रेंड्स के सामने सिर कैसे उठाऊंगी? सब कई साल तक मेरा मजाक उड़ाएंगे। अरे तुम्हें पता है ना, वो जो बैंक में काम करती थी उसी ने गलती से 8 करोड़ ट्रांसफर कर दिए थे, फिर डरकर इस्तीफा देकर भाग गई। वही है। सिर्फ ये सोचकर ही उसके सिर में झुनझुनी दौड़ गई। उसने गहरी सांस ली। लू वांगशु तुम्हें लगातार देख रही थी। उसकी आंखें बार बार झपक रही थीं और उसके मन में भी जबरदस्त जिज्ञासा थी। उससे तो बस गलती से पैसा ट्रांसफर हुआ था, लेकिन इस इंसान ने उसी मौके पर ऐसा खेल खेल दिया जिसने सबको हिला दिया। यहाँ तक कि उसके घमंडी पिता ने भी उसकी तारीफ करते हुए कहा था कि यह लड़का सचमुच टैलेंट है। इतनी कम उम्र में इसका दिमाग इतना तेज कैसे हो सकता है और इसमें इतनी हिम्मत आई कहाँ से? क्या सच में दुनिया में ऐसे लोग होते हैं जो मौका मिलते ही बिना कुछ सोचे कूद पड़ते हैं? क्या इसे जरा भी हिचकिचाहट नहीं हुई, जरा भी संकोच नहीं, एक पल के लिए भी फैसला बदलने का मन नहीं हुआ? ये इतना निर्णायक कैसे हो सकता है? एक गलत कदम और सीधा जेल। उधर जब वह यही सब सोच रही थी तभी तुमने उसकी बेहद पहचान वाली आवाज सुनते ही अचानक सब समझ लिया। ओह, तो गलती से पैसा ट्रांसफर करने वाली तुम ही हो, है ना? लू वांगशु का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। झाओ जियानगुओ ने 2 बार खंखारते हुए कहा, हाँ बिल्कुल वही है। ऐसे पूर्वज समान संकट को यहीं रहने देने से अच्छा है किसी और के सिर मर दो। मुझे हार्ट प्रॉब्लम है, ऐसे झटके मैं नहीं झेल सकता। तुम इसे मेरे अकाउंट संभालने भेज रहे हो? इस बार हैरान होने की बारी तुम्हारी थी। तुम झाओ जियानगुओ को एक तरफ ले गए और धीमी आवाज में बोले, तुम्हें डर नहीं लगता कि कहीं ये बाद में मुझे भी दिवालिया ना कर दे? बिल्कुल नहीं। झाओ जियानगुओ का चेहरा एक पल को बदल गया। अंदर ही अंदर वह भी घबरा गया, लेकिन बाहर से जबरन मुस्कुरा
मुस्कुराते हुए बोला, जब इसका ट्रांसफर हमारे ब्रांच फिलवाड़ीन में हुआ था तब मैंने इसकी पूरी प्रोफाइल देखी थी। ये टॉप यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट है, प्रोफेशनल अकाउंटेंट है और इसके पास हर जरूरी सर्टिफिकेट है। पहले तो मुझे यकीन ही नहीं हुआ था कि ऐसा टैलेंट हमारी जैसी छोटी ब्रांच में आएगा। आखिर बड़े इन्वेस्टमेंट बैंक्स या टॉप 4 फर्म्स इसे हाथों हाथ ले लेते। अब सोचता हूँ शायद भगवान ने इसे खास तुम्हारे लिए ही भेजा था। भाई चेन, तुम स्ट्रैटेजी बनाने वाले हो और यह मैदान में लड़ने वाला जनरल। तुम दोनों की जोड़ी बिल्कुल परफेक्ट है। वह मन ही मन सोचने लगा। अब समझ आया कि इतनी शानदार रिज्यूम लेकर भी यह हमारी ब्रांच में क्यों आई थी। लगता है पढ़ाई लिखाई तो भरोसेमंद है, लेकिन इंसान भरोसेमंद है या नहीं, क्यों ना किसी और को भेज दें। फिर उसने खुद ही सिर हिलाया। छोड़ो, अब जब लोगों को लेकर आ ही गया हूँ, अगर थोड़ी बहुत गलती भी हुई तो शायद सब कंट्रोल में रहेगा। वैसे भी तुम जैसे चालाक आदमी उसे संभाल ही लोगे। ये सोचकर झाओ जियानगो ने और औपचारिकता नहीं की और तुमसे बोला, भाई चेन, बस ऐसे ही तय रहा। अब तुम जो भी करने जाओ इन्हें तीनों को अपने साथ रखना। मैं इनका परिचय करा देता हूँ। ये हैं वांग गांग और ये हैं झेंग छियांग। दोनों इसी साल आर्मी से रिटायर हुए हैं, बेहद काबिल जवान हैं और तुम्हारी सेफ्टी की पूरी गारंटी देंगे। असल में कहना ये चाहते हो कि मैं किसी भी हालत में भाग नहीं सकता, है ना? तुमने मजाकिया अंदाज में कहा। ठीक है, तो फिर यही लोग रहेंगे। आखिरकार बस 2-3 लोगों का ही तो फर्क था। कुछ एक्स्ट्रा खाने वाले, कुछ एक्स्ट्रा टिकट्स और 2 एक्स्ट्रा बेड्स का इंतजाम करना पड़ेगा बस। तो फिर मेरे साथ चलो। ठीक है भाई, तुम अपना काम करो, मैं चलता हूँ। यंग मास्टर हूँ, इस समय बॉस वांग के साथ बिजनेस की बात कर रहे हैं। अब तक उनकी मीटिंग भी खत्म हो गई होगी, मुझे उन्हें छोड़ने जाना है। इतना कहकर झाओ जियानगो जल्दी जल्दी वहां से चला गया। ये खबर सुनकर तुम थोड़ा चौंके। लगता है ये यंग मास्टर हूँ दोनों तरफ से फायदा उठाने वाला है। अब समझ आया कि उसने इतनी आसानी से सीधे 1 करोड़ क्यों दे दिए। वांग याओजू की तरफ से भी उसे अच्छा खासा फायदा मिलने वाला होगा, लेकिन सोचने पर यह बात भी गलत नहीं लगी। आखिर सिर्फ कुछ करोड़ के प्रॉफिट के लिए कोई यूनहाई ग्रुप जैसे दिग्गज को बेवजह नाराज नहीं करेगा। भले ही वह अपने लोगों को बचाने के लिए ऐसा कर रहा था, लेकिन अगर वांग याओजू इस मुश्किल से निकल पाएगा तो वह पूरी तरह हु गुआंग्यू के दबाव झेलने की वजह से होगा। ऐसे में फ्यूचर के कुछ प्रॉफिट छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं थी। चलो निकलते हैं। योंगचेंग के जिनजियांग न्यू डिस्ट्रिक्ट के बिजनेस सर्कल में यूनहाई ग्रुप की विशाल बिल्डिंग खड़ी थी। पूरे डोंगजियांग प्रोविंस और उसके बाहर फैली हुई उनकी फैक्ट्रीज से अलग यह हेडक्वार्टर्स प्रोडक्शन का काम नहीं करता था। यहाँ सेल्स मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स, नेटवर्क और फाइनेंस जैसे काम संभाले जाते थे। यूनहाई ग्रुप के फाउंडर ची यूनहाई थे, जिनका अब देहांत हो चुका था। एक समय पूरा यूनहाई ग्रुप ची फैमिली का फैमिली बिजनेस था, लेकिन कुछ साल पहले ची यूनहाई की मृत्यु के बाद ग्रुप की कमान उनके बड़े बेटे के हाथ में आ गई। उनका बड़ा बेटा बहुत महत्वाकांक्षी था। उसने भारी निवेश करके यूनहाई टावर बनवाया और फाइनेंशियल कैपिटल को कंपनी में लाकर फाइनेंस, लाइवस्टॉक और कई नई इंडस्ट्रीज में उतरने की कोशिश की, लेकिन उसने एक साथ बहुत बड़ा कदम उठा लिया। सिर्फ 2-3 साल के अंदर ही यूनहाई ग्रुप को कई नई इंडस्ट्रीज में बुरी हार का सामना करना पड़ा और ग्रुप की कुल एसेट्स आधी रह गईं। हालांकि बाद में लिस्टिंग, शेयर स्प्लिटिंग और फाइनेंसिंग के सहारे कंपनी धीरे धीरे संभल गई, लेकिन आज का यूनहाई ग्रुप अब पूरी तरह ची फैमिली के कंट्रोल में नहीं था। अब ची फैमिली सिर्फ नाम भर की रह गई थी। उनके पास 15% से भी कम शेयर्स थे, जबकि बाकी अधिकांश हिस्सेदारी अलग अलग कैपिटल ग्रुप्स के हाथों में थी। नाम के लिए ची फैमिली का बड़ा बेटा चेयरमैन था, लेकिन असल में उसकी सारी पावर पहले ही खत्म की जा चुकी थी। आज यूनहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट एक प्रोफेशनल मैनेजर था, फान वेनपिंग। फान वेनपिंग करीब 40 साल का था और अपने करियर के बेहतरीन दौर में था। वह पहले कई बड़ी कंपनीज में सीनियर एग्जीक्यूटिव रह चुका था। उसकी बेहतरीन एबिलिटी की वजह से कई कैपिटल ग्रुप्स ने मिलकर उसे यूनहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट बनाया था। युवा, जोशीला, सतर्क, ऊर्जावान, मेहनती, बेहद सक्षम, दूरदर्शी और बड़ी तस्वीर देखने वाला। देश की कई प्रसिद्ध हेड हंटिंग कंपनीज उसके बारे में यही राय रखती थीं। यूनहाई ग्रुप का प्रेसिडेंट बनने के बाद उसने कैपिटल की ताकत का इस्तेमाल करते हुए सिर्फ 2 महीनों में कंपनी की पूरी इंटरनल रिस्ट्रक्चरिंग पूरी कर दी। उसने बड़े पैमाने पर ले ऑफ किए, कोर टीम को और मजबूत बनाया और इसी मौके का फायदा उठाकर चेयरमैन की बची खुची अथॉरिटी भी खत्म कर दी। मानना पड़ेगा उसकी एबिलिटी वाकई कमाल की थी। कैपिटल का भरोसा, एम्प्लॉइज का सपोर्ट, आज यूनहाई ग्रुप के अंदर फान वेनपिंग की बात अंतिम आदेश मानी जाती थी, ठीक वैसे ही जैसे कभी ची फैमिली की मानी जाती थी। इसी समय कंपनी के अंदर एक इंटरनल मीटिंग चल रही थी। बड़ी स्क्रीन पर पूरे मामले की शुरुआत से लेकर अंत तक की जानकारी टेक्स्ट और इमेजेस के जरिए दिखाई जा रही थी, ताकि सभी लोग पूरी घटना समझ सकें। प्रोफेशनल सूट पहने एक महिला शांत स्वर में बोली, पूरा मामला यही है। हालांकि मैं शुरू से ही इस लगभग डूबती हुई रियल एस्टेट इंडस्ट्री में ग्रुप के उतरने के खिलाफ थी, लेकिन अब जब बात यहाँ तक पहुँच चुकी है तो हम किसी भी हालत में यूनहाई ग्रुप की रेप्यूटेशन को लोगों के पैरों तले नहीं रौंदने दे सकते, वरना कैपिटल मार्केट में हमारी रेटिंग गिर जाएगी। उम्मीद है ची फैमिली के सभी सदस्य और यहाँ मौजूद सभी लोग इसका कोई समाधान देंगे। डायरेक्टर झांग वानिंग, तुम बहुत ज्यादा बोल रही हो। तभी ची यूमिंग ने अचानक बेहद खराब चेहरे के साथ बात काट दी। मैं ज्यादा बोल रही हूँ। झांग वानिंग के खूबसूरत लेकिन ठंडे चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। अगर एबिलिटी नहीं है तो काम मत किया करो। जितना ज्यादा करोगे उतनी ज्यादा गलतियां होंगी और आखिर में पूरी रेपुटेशन मिट्टी में मिल जाएगी। डायरेक्टर ची, मेरी इस बात पर आपका क्या कहना है? ची
यूमिंग गुस्से से उछलकर खड़ा हो गया। तभी सबसे आगे बैठे फान वेनपिंग ने हाथ उठाकर इशारा किया, बस बैठ जाओ, झगड़ा मत करो, मुझे अभी सोल्यूशन चाहिए। यूमिंग मेरी बात मानो, बैठ जाओ। दूसरी सीट पर बैठे ची फैमिली के बड़े बेटे यानी मौजूदा चेयरमैन ची रुईहुआ ने भी उसे शांत कराया। नीचे बैठे बाकी सभी एग्जीक्यूटिव्स ने चुपचाप राहत की सांस ली। ऊपर के लोगों की पावर स्ट्रगल ने उन पर भी भारी दबाव बना रखा था। हेड ऑफिस में मेरे दोस्त ने अभी खबर भेजी है, से प्रेशर डाला गया है। वाइस प्रेसिडेंट झो ने साफ कह दिया है कि वह कुछ नहीं कर सकते। एक एग्जीक्यूटिव ने कहा, जांच से पता चला है कि डोंगजियांग प्रोविंस में फाइनेंशियल इकोनॉमी संभालने वाले बड़े अधिकारी ने खुद आदेश दिया है। दूसरे एग्जीक्यूटिव ने जानकारी दी, क्या कैपिटल वालों के जरिए मामला सुलझाया जा सकता है? ची रुईहुआ ने फान वेनपिंग की तरफ देखा, अब यह संभव नहीं है। फान वेनपिंग ने सिर हिलाया, कुछ मामले सिर्फ पैसों से जुड़े नहीं होते, उनके पीछे और भी गहरी बातें होती हैं। बस किस्मत का खेल समझो। तो क्या हम ऐसे ही हार मान लें? ची यूमिंग अभी भी तैयार नहीं था। पीपीटी पर वह जाना पहचाना चेहरा देखकर उसके दांत गुस्से से भींच गए। क्या ये बदला है सिर्फ एक घटिया औरत की वजह से? ये बदला कुछ ज्यादा ही भारी नहीं हो गया? आज के बाद यूनहाई ग्रुप पर ची फैमिली का कंट्रोल फिर एक लेवल और कम हो जाएगा। हरामजादी, सब कुछ तेरी वजह से हुआ है। उसका मन कर रहा था कि वापस जाकर उस औरत को जोरदार थप्पड़ लगाए। अगर हार नहीं मानेंगे तो और कर भी क्या सकते हैं? एक ओवरसीज रिटर्न एग्जीक्यूटिव ने शांत स्वर में कहा, यहाँ हमेशा से रिश्तों और नियमों का महत्व रहा है। कैपिटल की दबंगई यहाँ इतनी आसानी से नहीं चलती। बस फान वेनपिंग ने फिर हाथ उठाया, आखिर ये सिर्फ वांग फैमिली रियल एस्टेट का मामला है। इन्वेस्टमेंट का नुकसान बड़ा है लेकिन हमारी सहन शक्ति के बाहर नहीं। इन्वेस्टमेंट में कभी भी 100% सुरक्षा नहीं होती। जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं तभी यह भी सोच लेना चाहिए कि अगर फेल हो गया तो उससे कैसे निपटना है। इस बार अनएक्सपेक्टेड फैक्टर सिर्फ वह छोटा सा आदमी है। यूनहाई ग्रुप हारने से नहीं डरता, लेकिन हम किसी ऐसे गुमनाम इंसान से हार नहीं सकते जिसे हमने खुद कंपनी से निकाला था। अब तुम लोगों का काम यह सोचना है कि हमारी रेप्यूटेशन कैसे वापस लाई जाए और हमारी रेटिंग कैसे बचाई जाए। उसकी बात खत्म होते ही पूरा मीटिंग रूम शांत हो गया। जैसा फान वेनपिंग ने कहा था, हारना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन एक गुमनाम इंसान से हारना सिर्फ गुस्से की बात नहीं थी। असली सवाल था रेपुटेशन कैसे बचाई जाए और रेटिंग कैसे गिरने से रोकी जाए। तुम कह सकते हो कि यह सिर्फ एक्सीडेंट था, लेकिन बाहर वालों को भी उस बात पर यकीन होना चाहिए। इस समय सबसे जरूरी काम है कि अफवाहों को कंट्रोल किया जाए। या तो बाहर की दुनिया को लगे कि यूनहाई ग्रुप की हार शर्मनाक नहीं थी, या फिर सबको यह एहसास हो कि यूनहाई ग्रुप से टकराना आसान नहीं है। ठीक है, मीटिंग खत्म। जिसे भी कोई अच्छा आइडिया आए सीधे मेरे ऑफिस में आना। कुछ देर इंतजार करने के बाद भी किसी के पास कोई जवाब नहीं था। फान वेनपिंग भी मजबूर होकर उठ खड़ा हुआ। जैसे ही वह और ची रुईहुआ बाहर निकले, मीटिंग रूम में तुरंत शोर मच गया। सभी एग्जीक्यूटिव्स आपस में चर्चा करने लगे। बहुत मुश्किल मामला है। जानकारी के हिसाब से वह लड़का सच में बिल्कुल बेपरवाह इंसान है। अभी अभी हमने उसे कंपनी से निकाला है। सुना है ऊपर से उसे कोई बीमारी भी है। उससे बदला लेना भी आसान नहीं। हाँ, वह सच में बहुत बेपरवाह है। उसे टारगेट करना भी मुश्किल है क्योंकि उसके आसपास ऐसा कोई नहीं जिसे निशाना बनाया जा सके। तो फिर क्यों ना इस पूरे मामले का सच पब्लिक कर दें? तुम पागल हो गए हो क्या? ऐसी बातें सिर्फ प्राइवेट में की जाती हैं। जरा सोचो, इसमें कितने बड़े लोग शामिल हैं। जब तक ऊपर बैठे बड़े लोग सुरक्षित हैं, तुम्हारा ऐसा करना वैसा ही होगा जैसे किसी मंदिर के बाहर जाकर साधु को लात मारना। सही कहा। इस मामले से किसी बड़े आदमी का कुछ नहीं बिगड़ेगा। उन्हें तो कोई नुकसान हुआ ही नहीं है। अगर बात बाहर फैल गई तो पूरी दुनिया हमारा ही मजाक उड़ाएगी। जिस इंसान को उनकी अपनी ही कंपनी ने निकाल दिया था, उसी ने आकर उन्हें ऐसी मात दे दी। अगर कोई और रास्ता नहीं बचा तो फिर पुराना तरीका अपनाते हैं, उसकी तारीफ करो। बुरा आइडिया नहीं है। अगर उसे इतना बड़ा जीनियस साबित कर दें कि सब दंग रह जाए तो हमारी हार भी शर्मनाक नहीं लगेगी। मुझे नहीं लगता ये प्रैक्टिकल है। पहले बड़ी कंपनीज या बड़े ऑर्गेनाइजेशंस की तारीफ करना अलग बात थी, लेकिन ऐसे आदमी की तारीफ कैसे करेंगे? चाहे खुद कॉन्गमिंग झूगे लियांग भी जिंदा हो जाए, तब भी लोगों को यकीन तो होना चाहिए। सच कहूं तो मामला थोड़ा अजीब है। सिर्फ उसकी तारीफ करना ही अजीब नहीं है। अब जब मैं उसकी पूरी चाल दोबारा सोचता हूँ, सच में उसकी पूरी प्लानिंग हद से ज्यादा अविश्वसनीय थी। अब जाकर तुम्हें समझ आया? अभी जो पीपीटी देखी, उसे देखकर तो मैं पूरी तरह दंग रह गया था। पूरा दिमाग सुन्न पड़ गया। अभी तक सिर घूम रहा है। ऐसे टैलेंट को आखिर किसने कंपनी से निकाला था? ये तो इंसानों वाली गलती भी नहीं थी। हद से ज्यादा बेतुका फैसला। प्रेसिडेंट ऑफिस। फान वेनपिंग कुर्सी पर धम्म से बैठ गया। उसने सेक्रेटरी से चाय मंगवाई और माथा पकड़कर कनपटी दबाने लगा। ये आखिर हुआ क्या है? बाकी एग्जीक्यूटिव्स जिन तरीकों के बारे में सोच सकते थे, वह भी उन सब के बारे में पहले ही सोच चुका था। लेकिन हर तरीका या तो लागू नहीं हो सकता था, या अगर लागू किया जाता तो मामला और भी ज्यादा हास्यास्पद बन जाता। बिजनेस वर्ल्ड में एक पुराना तरीका काफी मशहूर था। जब दो कंपनीज की बिजनेस वॉर होती थी तो हारने वाला अक्सर जीतने वाले की जमकर तारीफ करता था। इससे एक तरफ उसकी अपनी छवि बड़ी दिखाई देती थी और दूसरी तरफ यह संदेश भी जाता था कि हार इसलिए नहीं हुई क्योंकि हम कमजोर थे, बल्कि इसलिए कि सामने वाला बहुत ज्यादा ताकतवर था। आखिर में यह सामने वाले के सामने सम्मान के साथ हार मान लेने जैसा होता था और उसे पूरा सम्मान भी मिल जाता था। फिर मामला वहीं खत्म हो जाता था। कहते हैं बिजनेस वर्ल्ड भी एक युद्ध भूमि है, लेकिन एक और बात भी उतनी ही सच है। हमेशा के लिए सिर्फ प्रॉफिट होता है, हमेशा के लिए दुश्मन नहीं। बिजनेस की लड़ाई आखिरकार सिर्फ
सिर्फ प्रॉफिट के लिए होती है। अगर हार गए तो प्रॉफिट छोड़ देते हैं, लेकिन दुश्मनी इतनी नहीं बढ़ती कि हमेशा के लिए रिश्ता टूट जाए। आखिर पैसा कमाने के मौके कभी खत्म नहीं होते, कौन जाने फ्यूचर में फिर साथ काम करना पड़ जाए। बिजनेस वर्ल्ड में जान देने लेने वाली दुश्मनी बहुत कम देखने को मिलती है और ऐसे लोग ज्यादा समय तक टिक भी नहीं पाते। प्रेसिडेंट, अचानक सेक्रेटरी धीरे से आगे आई। कन्वीनियंस फूड डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के डायरेक्टर कह रहे हैं कि उनके पास इस मामले का समाधान है, वह बाहर आपका इंतजार कर रहे हैं। फान वेनपिंग थोड़ा हैरान हुआ। मुझे याद है, वही टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट वाला है ना, उसी ने उसे कंपनी से निकालने का फैसला किया था। उसे अंदर भेजो, मैं भी देखना चाहता हूँ कि उसके पास क्या तरीका है। कुछ ही देर बाद सेक्रेटरी एक युवा आदमी को अंदर लेकर आई। वह युवक सीधा खड़ा, साफ सुथरे कपड़े पहने हुए और चेहरे पर पूरा ओवर कॉन्फिडेंट था। ऐसा लग रहा था मानो जीत पहले से ही उसकी मुट्ठी में हो। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि वह ची फैमिली का सदस्य नहीं था। इतनी कम उम्र में डायरेक्टर बन जाना और ऊपर से ची फैमिली से भी कोई संबंध नहीं। क्या हमारी कंपनी में सचमुच कोई छुपा हुआ जीनियस है? क्या सच में मेरी ही लापरवाही की वजह से पहले वाला असली स्ट्रेटेजिस्ट कंपनी छोड़ गया और यह काबिल इंसान अब तक अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं पा सका? फान वेनपिंग मन ही मन सोचने लगा कि अब पूरी कंपनी का टैलेंट रिव्यू करवाना चाहिए। तुम्हारी अविश्वसनीय चाल देखने के बाद उसे अब तक की साधारण बिजनेस कंपटीशन बिल्कुल फीकी लगने लगी थी। पहले जब वह थ्री किंगडम्स पढ़ता था तो उसे लगता था कि उसमें बुद्धिमानी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया गया है। इतनी कम इन्फॉर्मेशन के साथ कोई इंसान चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, हजारों किलोमीटर दूर बैठकर सब कुछ कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन आज उसे अचानक लगा कि शायद उसे थ्री किंगडम्स एक बार फिर से पढ़नी चाहिए। आग से शाहबलूत निकालना, दुश्मनों को जोड़ना और तोड़ना। आज तुमने उसे एक नया सबक सिखा दिया था। प्रेसिडेंट, नमस्ते, युवक पूरे आत्मविश्वास के साथ बोला, जिससे फान वेनपिंग की उम्मीदें और बढ़ गईं। सेक्रेटरी ने बताया कि तुम्हारे पास कोई सोल्यूशन है, बताओ क्या तरीका है, खुलकर बोलो। चाहे तुम्हारा तरीका काम करे या ना करे, मैं तुम्हें दोष नहीं दूंगा। फान वेनपिंग ने अपना रवैया काफी नरम रखा। अनजाने में वह भी उन टीवी ड्रामास के समझदार नेताओं जैसा व्यवहार करने लगा था। थैंक यू प्रेसिडेंट। युवक उत्साहित हो गया, लेकिन बोलने से पहले उसने माफी मांगी। प्रेसिडेंट, मुझे माफ कीजिए, मैं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट का डायरेक्टर हूँ। उसे कंपनी से निकालने के फैसले पर मैंने ही सहमति दी थी। वह बीमार था, मैं डरता था कि अगर वह ज्यादा देर तक काम करेगा तो कंपनी को कोई अप्रत्याशित नुकसान हो सकता है। लेकिन यह घटना होने के बाद मुझे अपनी जिम्मेदारी का गहरा एहसास हुआ। मैं कंपनी के सामने खुद को दोषी मानता हूँ। आखिर वह मेरे ही डिपार्टमेंट से निकला था। इतनी सावधानी बरतने के बाद भी हम उसे नहीं रोक पाए और आखिरकार उसने कंपनी को इतना बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। वह सच में बेहद घृणित इंसान है। ऊपर से हमने उसे सामान्य से भी ज्यादा ले ऑफ कॉम्पेंसेशन दिया था, क्योंकि वह मेरे डिपार्टमेंट से निकला था। घटना होते ही मुझे सबसे पहले खबर मिली और मैंने तुरंत लोगों को उसकी जांच पड़ताल में लगा दिया। जहां तक मुझे पता है, उसने एम्प्लॉइज के प्राइवेट वीचैट ग्रुप में कई बार अधूरी बिल्डिंग खरीदने की बात कही थी। वांग्स रियल एस्टेट के खिलाफ हमारा प्लान बहुत कम लोगों को पता था। इसका मतलब साफ है कि किसी ने अंदर से इंफॉर्मेशन लीक की है। हम कमर्शियल सीक्रेट्स चोरी करने के आरोप में उसे और इंफॉर्मेशन लीक करने वाले दोनों को जेल भेज सकते हैं। ये संभव नहीं है। फान वेनपिंग ने निराश होकर सिर हिलाया। इस मामले की जानकारी बहुत लोगों को थी और सच कहूं तो ये सिर्फ की फैमिली द्वारा वांग्स रियल एस्टेट को सबक सिखाने की कोशिश थी। इसमें कोई कमर्शियल सीक्रेट था ही नहीं, इसलिए कमर्शियल सीक्रेट्स चोरी करने का आरोप टिकेगा नहीं। तो युवक की आंखें चमक उठी। मैंने उसकी लोकेशन ट्रैक कर ली है। वह अभी वेई काउंटी के यूमिंग लेक गया हुआ है। वैसे भी वह बीमार है। अगर कोई उसे हल्का सा धक्का दे दे तो रुको। फान वेनपिंग के मन में अचानक बुरा एहसास हुआ। उसने तुरंत पूछा, वह दूसरी जगह भी जाता है? ये भी तुम्हें पता है? क्या तुमने किसी को उसका पीछा करने भेजा है? नहीं। युवक ने सिर हिलाया। ये सुनकर फान वेनपिंग ने राहत की सांस ली, लेकिन अगले ही पल युवक मुस्कुराकर बोला, उसकी पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मेरे पास है। मुझे उसका एड्रेस पता है। मैंने पहले ही 5 लोगों को उसके पीछे लगा दिया है। अब बस प्रेसिडेंट, आपके एक आदेश की देर है। वे किसी सुनसान जगह पर उसे झील में धक्का दे देंगे। किसी को भनक भी नहीं लगेगी और किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। इस तरह उसे सबक भी मिल जाएगा और आगे कोई भी यूनहाई ग्रुप को हल्के में लेने की हिम्मत नहीं करेगा। फान वेनपिंग अचानक खड़ा हो गया और पूरी ताकत से मेज पर हाथ दे मारा। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था। दफा हो जा यहाँ से। युवक पूरी तरह सन्न रह गया। निकल, अभी निकल। फान वेनपिंग फिर जोर से गरजा। डरा हुआ युवक घबरा कर भागता हुआ ऑफिस से बाहर निकल गया। बाहर से आवाज से सुनते ही घबरा गई और फौरन दौड़कर अंदर आ गई। मेरे लिए पता लगाओ, इसे अंदर किसने भर्ती किया था? ये किसके अंडर काम करता है? इसके अंडर और कौन कौन लोग हैं? क्या ये ची फैमिली का आदमी है? क्या ये ची फैमिली का आदमी है? धत्त तेरे की, निकाल दो, सबको निकाल दो। फान वेनपिंग गुस्से से आग बबूला हो उठा। सेक्रेटरी ये सुनते ही जल्दी से बाहर चली गई। फान वेनपिंग कुछ देर तक गहरी सांसें लेता रहा, लेकिन उसका दिमाग अब भी पूरी तरह शांत नहीं हो पा रहा था। वह ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगाने लगा। पानी का गिलास उठाकर एक घूंट पीना चाहा, लेकिन गुस्से में उसे जमीन पर दे मारा। साला साला हरामखोर। पहले से सुन रखा था कि की फैमिली के तरीके गंदे हैं, लेकिन इतने गंदे होंगे ये नहीं सोचा था। मैं यहाँ प्रोफेशनल मैनेजर बनने आया हूँ और ये लोग चाहते हैं कि मैं क्रिमिनल काम करूँ। धत, मुझे भी अपने साथ डुबोना चाहते हैं। जितना ज्यादा फान वेनपिंग सोचता गया, उतना ही गुस्सा और डर दोनों बढ़ते गए। अच्छी बात ये रही कि उसने ये नहीं कहा था कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा उसे रिवॉर्ड मिलेगा। उसने सिर्फ स्पेसिफिक सॉल्यूशन मांगा था। अगर उसने बात जरा अलग तरीके से कही होती तो शायद अब तक तुम मर चुके होते और वह खुद इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड बन जाता।
सकता। ये सोचकर उसके पूरे शरीर पर ठंडा पसीना आ गया। फान वेनपिंग ने फोन उठाया और एक नंबर मिलाया। हेलो, सुपरवाइजर जांग वेनिंग, जरा मेरे ऑफिस में आओ, मुझे कुछ बातें पता चली हैं। हमारी कंपनी के अंदर अभी भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। लगता है तुम्हें एक और ले ऑफ करना पड़ेगा। फोन रखने के बाद फान वेनपिंग कुर्सी पर बैठ गया और अपना सिर मलने लगा। धता तेरे की, ये कैसे कैसे लोग हैं? कंपनी क्या तुम्हारे बाप की है? बस एक एम्प्लॉय हो, साल भर में कितने पैसे मिलते हैं, उसके लिए जान देने चले हो? क्यूआई फैमिली ने आखिर तुम्हें ऐसा क्या फायदा दिया? वेई काउंटी, यूएमिंग झील, शरद ऋतु की ठंडी हवा बह रही थी। झील की सतह पर हल्की हल्की लहरें उठ रही थीं। तुम एक छोटी नाव पर आराम से पालथी मारकर बैठे थे। वहीं लू वांगशु अपने काम में मग्न होकर टाइम पास कर रही थी। तुमने फोन निकाला और पुराने क्लासमेट को रिमाइंडर भेजने ही वाले थे कि तभी तुम्हारी नजर वीचैट के ढेर सारे मैसेजेस पर पड़ी। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सुन मियाओ, अरे तुमने एक पूरी बिल्डिंग खरीद ली। तुम तो कहते थे कि घर खरीदने के पैसे नहीं है, इसलिए अनफिनिश्ड बिल्डिंग खरीद रहे हो, लेकिन तुमने तो पूरी अनफिनिश्ड बिल्डिंग ही खरीद डाली। सच में? अरे बॉस तो अमीर बन गया, जॉब छोड़ते ही किस्मत खुल गई। क्या तुम्हें जॉब करना अच्छा नहीं लगा, इसलिए घर जाकर अरबों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर ली? एचआर डिपार्टमेंट, लिu यून, ये सच है। मैंने इंटरनल मीटिंग के डॉक्यूमेंट्स देखे हैं, नाम वही है, फोटो भी वही है, यही वही आदमी है। टेक्निकल डिपार्टमेंट, वांगची, पूरी एक बिल्डिंग। क्वालिटी इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट, झाओ हाय। हे भगवान, यंग मास्टर चेन इतना अमीर है तो फिर हमसे पैसे उधार क्यों मांगता था? जिंदगी का एक्सपीरियंस लेने के लिए। सेल्स डिपार्टमेंट, झांग फेंक। मैं तो पहले से जानता था कि इंसानों में फर्क होता है। कुछ लोग पैदा ही मेहनत करने के लिए होते हैं और कुछ लोग चाहे कितना भी आम बनने की एक्टिंग करें, असल में वो हमेशा घोड़े पर सवार ही रहते हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट, झाओ नान, इसने पिछली बार मुझसे भी पैसे उधार मांगे थे, मैंने नहीं दिए। अब तो बहुत बड़ा नुकसान हो गया, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ से निकल गई। ग्रुप चैट के अलावा कई प्राइवेट मैसेजेस भी थे। फाइनेंस डिपार्टमेंट, सुन मियाओ, भाई, बड़े भाई, पापा, प्लीज किसी को मत बताना कि मैंने तुम्हें पैसे दिए थे, वरना मेरी जॉब चली जाएगी। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुमने कितना बड़ा काम कर दिया है। पूरा ग्रुप इस समय हिल चुका है। टॉप मैनेजमेंट गुस्से से पागल हो रही है। तुमने रिप्लाई किया, ओके, बाद में एहसान जरूर चुकाऊंगा। फिर तुमने अगला मैसेज खोला, वह टेक्निकल डिपार्टमेंट के सुपरवाइजर का था। तुम्हें पता भी है कि तुमने क्या किया है? तुमने ऐसा क्यों किया? कंपनी ने तुम्हारे साथ कोई गलत नहीं किया, तुम्हें तो उसका शुक्रगुजार होना चाहिए। तुमने तुरंत रिप्लाई किया, बेवकूफ, फिर उसे ब्लॉक करके डिलीट कर दिया। अगला मैसेज जिन यालान नाम की उस घटिया औरत का था। जिन यालान, तुम्हारे पास इतने पैसे कहां से आए? तुमने तो कहा था कि तुम्हारे पास जो कुछ है सब मेरा है। झूठे कंजूस आदमी, तुम चाहे जितने अमीर हो जाओ, यंग मास्टर ची की बराबरी कभी नहीं कर सकते। और भी बहुत बकवास। ये पढ़कर तुम्हारी आंखें फड़कने लगी। तुमने बिना एक पल गंवाए रिप्लाई किया, हाँ, मैंने तुम्हें सब कुछ नहीं दिया था, एक चीज अभी भी देना बाकी है। तुम्हारी माँ की तबीयत हमेशा खराब रहती है ना, फिर कभी उसकी अस्थियां भी तुम्हें भेज दूंगा। रिप्लाई भेजते ही तुमने उसे ब्लॉक कर दिया, फिर डिलीट भी कर दिया। सब कुछ एक ही फ्लो में खत्म हो गया। कैसे कैसे लोग हैं। आज तो सच में नई चीज देखने को मिली। तुमने मन ही मन कहा। उसी समय फोन बज उठा। तुमने सिर उठाकर देखा, किनारे पर एक आदमी फोन हाथ में लिए तुम्हें इशारा कर रहा था। नाव किनारे लगा दी गई। थोड़ी ही देर में वह आदमी नाव पर चढ़ आया। उसने हैरानी से लू वांगशु, झेंग यांग और वांग गांग की तरफ देखा, फिर बोला, यांग जी, ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? और ये दोनों? नहीं। तुमने हाथ उठाकर मना किया। मैं सिंगल हूँ, ये मेरी असिस्टेंट लू वांगशु है, और ये दोनों झेंग यांग और वांग गांग है, मेरे बॉडीगार्ड्स। असिस्टेंट, बॉडीगार्ड्स। आने वाला आदमी पूरी तरह दंग रह गया। ये क्या मामला है? तुम हमारे वेई काउंटी में इन्वेस्टमेंट करने आए हो? तुम मुस्कुराए और यूएमिंग झील की ओर इशारा किया। हाँ गांग जी, मैं यहाँ एक वाटर प्लांट बनाना चाहता हूँ जहाँ बेवरेजेस और मिनरल वाटर प्रोड्यूस होंगे। तुम्हें क्या लगता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? गांग जी पूरी तरह कंफ्यूज था। बाकी बातें छोड़ो, ये यूएमिंग झील भले ही अंडरग्राउंड रिवर से जुड़ी हुई है और इसका पानी कभी खत्म नहीं होता। ऊपर से वेई काउंटी की पहचान भी लॉन्ग लाइफ टाउन के रूप में है, लेकिन यहाँ कोई मिनरल डिपॉजिट तो है ही नहीं। ये तो सीधा नदी का पानी है। अभी थोड़ी देर पहले कोई किनारे पर पेशाब करके गया है। ऐसा पानी कौन खरीदेगा? सिर्फ बेवकूफ ही हगी खरीदेगा। तुम मुस्कुराए। नामुमकिन को मुमकिन बनाना ही असली मकसद है। ऊपर से तुम पूरे कॉन्फिडेंस में दिख रहे थे, लेकिन अंदर ही अंदर सोच रहे थे, अगर कोई और अच्छी जगह होती तो मैं उसे खरीद ही नहीं पाता। नहीं, सच सच बताओ, आखिर तुम्हारे साथ हुआ क्या है? गांग जी कंफ्यूज्ड होकर बैठ गया। उसने लू वांगशु, दोनों बॉडीगार्ड्स और फिर तुम्हारी तरफ देखा। उसे लग रहा था जैसे सपना देख रहा हो। कुछ दिन पहले तक तो ये लड़का सिम्प बना घूम रहा था, अचानक इतना अमीर कैसे बन गया? तुमने धूप में चमकती झील की तरफ देखा। ये नेचुरल रिजर्वॉयर है, इसे टूरिस्ट स्पॉट में क्यों नहीं बदला गया? तुम सच में सीरियस हो? गांग जी अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था, लेकिन फिर भी उसने जवाब दिया। योंगचेंग प्रोविंस की कैपिटल है, उसके आसपास पहले से ही कई टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। वेई काउंटी भले ही योंगचेंग के अंडर आती हो, लेकिन लोकेशन काफी दूर है। ज्यादातर यंग लोग काम करने योंगचेंग चले जाते हैं। लोकल इकोनॉमी ही ठीक से डेवलप नहीं हो पा रही तो टूरिज्म की बात ही छोड़ दो। रिजर्वॉयर तो अच्छा है, लेकिन बहुत रिमोट एरिया में है। अगर इसे टूरिस्ट स्पॉट बनाना है तो बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। उस पर खर्च करना वर्थ इट नहीं है। पहले काउंटी गवर्नमेंट ने भी इस पर विचार किया था, लेकिन कंपैरिजन करने के बाद प्लान छोड़ दिया। हाँ, अगर तुम सच में इस रिजर्वॉयर को लीज पर लेना चाहते हो तो इसकी प्राइस काफी ज्यादा होगी। गांग जी गवर्नमेंट सिस्टम में काम करता था। वेई काउंटी उसका होम टाउन था और ग्रेजुएशन के बाद वहीं सिविल सर्विस एग्जाम पास करके वापस आ गया था। उसे वेई काउंटी की हर छोटी बड़ी बात अच्छी तरह पता थी। कितनी प्राइस? तुमने पूछा। एग्जैक्ट प्राइस बताना मुश्किल है। गांग जी ने हल्का सा माथा सिकोड़कर कुछ देर सोचा। रिजर्वॉयर बड़ा है, लेकिन बहुत ज्यादा भी नहीं। अंडरग्राउंड रिवर से जुड़ा होने की वजह से यहाँ फिश फार्मिंग भी नहीं हो सकती।
थी। मुझे याद है कुछ साल पहले कोई इसे लीज पर लेना चाहता था, लेकिन एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट देखने के बाद उसने आइडिया छोड़ दिया। उस समय काउंटी गवर्नमेंट ने लगभग 20 मिलियन युएन में 30 साल का लीज ऑफर किया था। इतना कहकर गांगजी खुद को रोक नहीं पाया। यांगजी, मजाक मत करो, इतने पैसे तुम्हारे पास आए कहाँ से? और अगर हैं भी तो ऐसे बर्बाद मत करो, मेरी बात मानो। चलो पहले खाना खाते हैं, उसके बाद तुम तुरंत योंगचेंग वापस लौट जाना। इतने पैसे यूं ही पानी में मत बहाओ। तुम मुस्कुराए, तुम मुझे जानते नहीं हो क्या? मुझे अपनी बात पर पूरा भरोसा है। जरा सोचो तो सही, मैं किस फील्ड में काम करता हूँ। अगर मैं बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ तो बिना कॉन्फिडेंस के क्या करूंगा? किस फील्ड में? फूड और बेवरेज डेवलपमेंट। गांगजी थोड़ा रुका, फिर उसे तुम्हारी पुरानी कंपनी याद आ गई, यूनहाई ग्रुप। वो तो शुरू से ही मिनरल वाटर बेचकर बड़ा हुआ है। क्या इसे कोई कोर टेक्नोलॉजी मिल गई है? लेकिन मिनरल वाटर में भला कौन सी कोर टेक्नोलॉजी होती है? गांगजी का दिमाग अब भी घूम रहा था। तुम सच में मजाक नहीं कर रहे? बिल्कुल नहीं। ठीक है, मैं तुम्हारे लिए पूछता हूँ। गांगजी सीधा सादा आदमी था। उसने तुरंत फोन निकाला और एक कॉल मिलाई। वह नाव के अगले हिस्से में जाकर कुछ देर बात करता रहा और बार बार थैंक्स कहता रहा। वापस आकर बोला, मैंने अपने दोस्त से पूछ लिया है, अगर तुम सच में लेना चाहते हो तो जाकर बात कर सकते हो। लगभग 15 मिलियन युआन में हो जाएगा। लीज अभी भी 30 साल का ही होगा। थैंक्स। तुमने सिर हिलाया, फिर लू वांगशु की तरफ देखा। तुम जाकर नेगोशिएशन करो, 10 मिलियन युएन से कम, 20 साल का कॉन्ट्रैक्ट। लू वांगशु ने अपनी तरफ उंगली करके हैरानी से पूछा। मैं? तुमने ठुड्डी सहलाते हुए कहा। अभी मेरे अंडर सिर्फ तुम ही एक जनरल हो। अगर तुम नहीं जाओगी तो कौन जाएगा? लू वांगशु अब भी कुछ और कहना चाहती थी, लेकिन तभी तुमने फिर कहा, या फिर अपने बैंक प्रेसिडेंट से कांटेक्ट करो और किसी काबिल इंसान को भेज दो। ये सुनते ही लू वांगशु ने तुरंत सिर झुका लिया। उसके दिल में उलझन भी थी और बेबसी भी। वह जवाब देना चाहती थी, लेकिन उसके पास कोई जवाब था ही नहीं। बैंक प्रेसिडेंट पहले ही साफ कह चुके थे कि अगर उसे इस प्रोजेक्ट से बदल दिया गया तो वह सीधे अपना सामान पैक करके जॉब छोड़ सकती है, और ये बात वह किसी भी हालत में स्वीकार नहीं कर सकती थी। ठीक है, जाती हूँ, लू वांगशु ने दांत भींचते हुए कहा। जैसे ही नाव किनारे लगी, वह झेंग कियांग को साथ लेकर तुरंत निकल गई। तुमने मन ही मन सोचा, असल में तुम खुद बिजनेस करने वाले इंसान नहीं थे। इस बार इतना बड़ा रिस्क उठाने की वजह, चाहे दूसरे लोग कुछ भी सोचें, तुम्हारे लिए सिर्फ एक ही थी। तुम्हें जेल जाने का डर नहीं था, क्योंकि तुम्हारे पास सिस्टम था। उसके ऊपर किस्मत भी तुम्हारा साथ दे रही थी। लोग चाहे जितना कहें कि तुमने दूर की प्लानिंग की, स्ट्रेटेजी बनाई और सब कुछ पहले से कैलकुलेट किया था, लेकिन ये सब बकवास था। तुम तो बस एक आम इंसान थे। तुम हमेशा एक ही प्रिंसिपल मानते थे, प्रोफेशनल काम प्रोफेशनल लोगों को करने दो, खुद बेवजह बीच में पड़कर गड़बड़ मत करो। फाइनेंस एलीट लू वांगशु के सामने तुम्हें लगता था कि तुम्हारा काम सिर्फ आराम से लेटना, मजे करना, अपनी ब्लैक टेक्नोलॉजी से सबको क्रश करना और फिर पैसे गिनना है। बाकी डिटेल्स वगैरह तुम्हें बिल्कुल समझ नहीं आती थी। चलो शराब पीने चलते हैं। तुमने कहा रहने दो, लेकिन गांगजी उल्टा थोड़ा चिंतित हो गया। उसे अकेले भेजना सही रहेगा या फिर हम भी जाकर देख लें? उस पर भरोसा रखो। तुमने बिना उसे और कुछ कहने का मौका दिए उसका हाथ पकड़ा और सीधे यूएमिंग झील के किनारे बने फार्म हाउस रेस्टोरेंट में ले गए। वहाँ तुम दोनों खाते पीते रहे और देखते देखते दोपहर ढल गई। आखिरकार लू वांगशु झेंग कियांग के साथ वापस लौट आई। वो पूरी तरह थक चुकी थी, कुर्सी पर ढेर होकर बैठ गई। टेबल पर बचा हुआ खाना देखकर उसके दिल में और भी ज्यादा शिकायत भर गई। कई घंटों तक भागदौड़ की, खाना तक नसीब नहीं हुआ और वापस आकर भी बचा खुचा खाना ही खाना पड़ रहा था। कैसा भगवान जैसा बॉस मिला है, उसने मन ही मन बड़बड़ाया। काम हो गया? तुमने पूछा। हाँ, लू वांगशु ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया। 90 लाख, 20 साल। प्राइस को इससे नीचे लाना नामुमकिन था। उन्होंने कहा कि इससे कम हुआ तो ऊपर जवाब नहीं दे पाएंगे, और साफ दिख रहा था कि वो तुम्हें मोटा शिकार समझकर छोड़ना ही नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा जितनी जल्दी हो सके कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो, आज दोपहर में ही साइन हो सकता है। कमाल कर दिया। सच में प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल ही होते हैं। तुमने अंगूठा उठाकर उसकी तारीफ की और रेस्टोरेंट ओनर से कुछ और डिशेस लाने को कहा। ये देखकर लू वांगशु का मूड थोड़ा बेहतर हो गया। तुम्हारा थम्स अप देखकर उसके होंठों पर हल्की सी स्माइल आ गई। लंच खत्म होने के बाद तुमने एक कार बुलाई। पहले गांगजी को उसके घर छोड़ा, फिर बाकी तीनों को साथ लेकर सीधे काउंटी ऑफिस पहुंच गए। नमस्ते प्रेसिडेंट चेन। स्वागत है प्रेसिडेंट चेन। तुम्हारा स्वागत करने वाला एक मध्यम उम्र का गंजा आदमी था। उसका सरनेम लियो था और वह वेई काउंटी का इन्वेस्टमेंट प्रमोशन संभालने वाला डिप्यूटी काउंटी मजिस्ट्रेट था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कुराहट रहती थी और वह बेहद मिलनसार दिख रहा था। दोनों पक्ष बैठ गए। एग्रीमेंट देखने के बाद तुमने अपना नाम साइन कर दिया। डेप्यूटी मैजिस्ट्रेट लियो आगे बढ़ा, तुमसे हाथ मिलाया और मुस्कुरा कर बोला, सुना है प्रेसिडेंट चेन इस रिजर्वॉयर को लीज पर लेकर वाटर प्लांट बनाना चाहते हैं। अगर काउंटी गवर्नमेंट से किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक बताइए। ये मेरा बिजनेस कार्ड है, आपकी मेहरबानी। तुमने मुस्कुराकर हाथ मिलाया। रिजर्वियर लीज पर लेना सिर्फ पहला कदम है। इसके बाद वाटर प्लांट और फूड एंड बेवरेज प्रोसेसिंग फैक्ट्री भी बनाई जाएगी। उम्मीद है तब काउंटी गवर्नमेंट हमें थोड़ा ग्रीन चैनल देगी। जरूर, बिल्कुल। डिप्टी मजिस्ट्रेट लियो खुशी से खिल उठा। वेई काउंटी प्रोविंस की कैपिटल के काफी पास थी। ये अच्छी बात भी थी और पूरी तरह अच्छी बात भी नहीं थी। अच्छी इसलिए कि लोगों को जॉब के लिए दूर नहीं जाना पड़ता था, बुरी इसलिए कि काउंटी का खुद का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ पा रहा था। अब अगर कोई यहाँ फैक्ट्री लगाने आ रहा था तो किसी भी एंगल से ये गो की अच्छी खबर ही थी, भले ही वह इंडस्ट्री पहली नजर में थोड़ी अजीब क्यों न लग रही हो। विदा लेने के बाद तुम चारों होटल लौट आए। तुमने कॉन्ट्रैक्ट की फोटो खींच कर जाओ जानगो को भेज दी। ज्यादा देर नहीं लगी, बैंक प्रेसिडेंट
प्रेसिडेंट झाओ का कॉल आ गया। छोटे भाई, तुम मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रहे? 90 लाख देकर तुमने एक रिजर्वियर लीज पर ले लिया। बैंक प्रेसिडेंट झाओ की आवाज साफ तौर पर एक्साइटेड थी। हमारी तो बात हुई थी कि ऐसा बिजनेस करेंगे जिसकी वैल्यू की बड़ी बड़ी बातें की जा सकें और जिसे वेरीफाई करना मुश्किल हो। लेकिन तुम्हारा ये टूटा फूटा रिजर्वायर किस काम आएगा? मुझे छोड़ो, खुद भगवान भी तुम्हें 80 मिलियन युआन का लोन देने की हिम्मत नहीं करेंगे। यहाँ का वाटर क्वालिटी बहुत शानदार है। तुमने कहा इसे पीने से इंसान लंबी उम्र जी सकता है। अब मेरे सामने भी डींगे मारोगे? झाओ जियानगुओ बेबस होकर बोला। छोटे भाई, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन इस बार सच में नहीं हो सकता। मैं झूठ नहीं बोल रहा। तुमने सिस्टम के अंदर मौजूद हेल्दी वाटर क्वालिटी एनहांसमेंट टेक्नोलॉजी की तरफ देखा। आखिर इसका नाम हेल्दी वाटर क्यों रखा गया था? प्यूरिफाइड वाटर या कोई और नाम क्यों नहीं? क्योंकि ये न तो मिनरल वाटर था और न ही प्योर वाटर। ये ऐसी वाटर टेक्नोलॉजी थी जिसे प्रोसेस और अपग्रेड करने के बाद पानी इंसानी शरीर के लिए फायदेमंद बन जाता था। नाम भले वाटर था, लेकिन असल में इसे हेल्थ सप्लीमेंट कहना ज्यादा सही होता, और वो भी पूरी तरह असली असर वाला हेल्थ सप्लीमेंट। इस टेक्नोलॉजी के बारे में सिस्टम ने सिर्फ एक कमेंट दिया था, इसे खरीदने से बेहतर है जीन प्यूरिफिकेशन लिक्विड खरीद लो। इसका मतलब क्या था? मतलब ये कि इस वाटर में जीन प्यूरिफिकेशन लिक्विड जैसी थोड़ी बहुत इफेक्ट मौजूद थी। हो सकता है उसका 1% भी ना हो, या शायद 1,000वां हिस्सा ही हो, लेकिन असर सचमुच होता था। अफसोस की बात यह थी कि अभी तुम्हारे पास पर्याप्त पॉइंट्स नहीं थे, इसलिए तुम इसका सैंपल निकालकर दिखा भी नहीं सकते थे। दोनों तरफ से लगभग 10 मिनट तक बहस चलती रही, लेकिन कोई भी दूसरे को मना नहीं पाया। छोड़ो, झाओ जियानगुओ मानसिक रूप से पूरी तरह थक चुका था। उसके सीने में घुटन हो रही थी। वो तुम्हें डांटना चाहता था, लेकिन डांट भी नहीं सकता था, क्योंकि तुम्हारे हाथ में उसका राज था। अगर तुम गुस्से में उसकी शिकायत कर देते तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता। अच्छी बात यह थी कि उसने पहले ही एक असिस्टेंट और बॉडीगार्ड्स की व्यवस्था कर दी थी। जब तक पैसे लू वांगशु के हाथ में रहेंगे, ज्यादातर संभावना थी कि कोई बड़ी गड़बड़ नहीं होगी। अगर प्रोजेक्ट में लॉस शुरू हुआ तो वह तुरंत बचा हुआ लोन वापस खींच लेगा, फैक्ट्री को सील कर देगा और फिर उसे पैकेज बनाकर बेच देगा। ऐसा करने से चाहे थोड़ा बहुत लॉस हो, लेकिन पूरी रकम डूबेगी नहीं। वैसे भी वह ये सब यंग मास्टर ह्यू की मदद करने के लिए कर रहा था। उसे यकीन था कि बाद में यंग मास्टर ह्यू भी उसकी मदद करेगा। अगर बैंक प्रेसिडेंट की पोजीशन चली भी गई तो भी जेल जाने से तो बेहतर ही होगा। ये सोचकर झाओ जियानगुओ का चेहरा पूरी तरह फीका पड़ गया। उसने बेहद थकी हुई आवाज में कहा, मैं लू वांगशु से सारे डॉक्यूमेंट्स तैयार करवाता हूँ। 3 दिन के अंदर लोन रिलीज कर दिया जाएगा, लेकिन अच्छी तरह सोच लेना, अगर लोन वापस नहीं चुका पाए तो तुम्हें जेल जाना पड़ेगा। मेरा पेन जब चले तब नो मर्सी, फ्लो आइस कोल्ड मेरे बार्स में नो मर्सी, इन गेम पे मैं आ तब नो मर्सी, जो भी लाइन ड्रॉप करूँ उसमें नो मर्सी। मेरा पेन जब चले तब नो मर्सी, फ्लो आइस कोल्ड मेरे बार्स में नो मर्सी, इन गेम पे मैं आ तब नो मर्सी, जो भी लाइन ड्रॉप करूँ उसमें नो मर्सी। मैं कलाकार पर फाइटर नेचर में, लिखता दर्द ये पेपर डेंजर में, मेरे दिमाग में सड़क का लेक्चर, मेरी जुबान पे ट्रूथ नो फेक एडवेंचर, मेरी आंखों में हंगर जिंदा, मेरी पॉकेट में प्लान ये नंबर जिंदा, ये इंटरनेट वाले सब साइबर गुंडा, पर रील जब मिले कोई थंडर जिंदा, मैं फटका देता फ्लो नो परमिशन, मैं पछता देता सीन नो रिविजन, मैं स्टैंडर्ड बदलू कोई कंपटीशन, मैं ट्रेंड नहीं मैं ट्रेडिशन, दिल था ब्रोकन पर बना मेटल, मैं बन गया मिथ तू बन गया रूमर सेटल, ये लेवल नहीं तेरा पोस्टपोन, मैं ओपन बुक तू स्टार्ट जो, मेरा पेन जब चले तब नो मर्सी, फ्लो आइस कोल्ड मेरे बार्स में नो मर्सी, इन गेम पे मैं आया तब नो मर्सी, जो भी लाइन ड्रॉप करूँ उसमें नो मर्सी। जो लोग मुझे गिनते थे जीरो में, अब टेबल पे ऑर्डर करे मेरे हीरो में, मैं लगाता था दिमाग लो की स्लो में, आज पैसा बोलता मेरे इंट्रो में, ये सर्वर भी क्रैश मेरा डेटा से, मैं 3D रियलिटी तू बेटा टेप, मैं बाप लेवल तू मेटा फेक, मैं पीक मोड तू प्लेटो स्टेट ब्रो, मुझे फेम नहीं चाहिए मुझे लेगेसी, मैं नींद नहीं लेता जब बढ़ती अर्जेंसी, ये बार्स नहीं सॉन्ग्स है इमरजेंसी, ये लाइन जब पढ़ो फील इंसर्जेंसी, भरोसा नहीं करता हाइप वाले पीयर पर, मैं वो बंदा जो लिख के करे क्रिस्प पर, लिरिक्स से कट करे एंटायर सीन, नो मर्सी जब भी चेंज करे जीन, मेरा पेन जब चले तब नो मर्सी, फ्लो आइस कोल्ड मेरे बार्स में नो मर्सी, इन गेम पे मैं आया तब नो मर्सी, जो भी लाइन ड्रॉप करूँ उसमें नो मर्सी, मेरा पेन जब चले तब नो मर्सी, फ्लो आइस कोल्ड मेरे बार्स में नो मर्सी, इन गेम पे मैं आया तब नो मर्सी, जो भी लाइन ड्रॉप करूँ उसमें नो मर्सी।